सिया को अभिजीत के बारे में बताना सही नहीं समझा। कुसुम अच्छे से समझ गई थी कि वो अभिजीत था और उसने उसकी गिद्ध जैसी नजरों को पढ़ लिया था। कुसुम ने सिया से कहा, आप चिंता न करें, फंक्शन के बाद में कुंवर शाह को इसके बारे में बताऊंगी। अब कुसुम ने मन ही मन सोच लिया था कि वो सिया को अपनी नजरों से ओझल नहीं होने देगी। वहीं पास बार में लाउड म्यूजिक और महंगी शराब में चूर बड़े बड़े रईसों की औलाद थिरक रही थी। क्या लड़के क्या लड़कियां, सभी एक दूसरे की बाहों में हाथ डाले बेहूदगी से थिरक रहे थे। उस बार के कोने में अभिजीत भी पीकर पूरी तरह से धुत था। उसको खुद का भी होश नहीं था कि उसके पीछे उसके कुछ गार्ड्स खड़े थे जिनको दुष्यंत ने अभिजीत को लाने को भेजा था, पर अभिजीत वहां से हिल भी नहीं रहा था। उसके बारे में सबको पता था वो लड़कियों के बारे में कैसा था। अभिजीत को कोई लड़की पसंद आती थी तो वो फिर उस लड़की को तब तक नहीं छोड़ता था जब तक या तो वो खुद ही अपनी जान दे दे या फिर उस स्थिति में पहुंच जाती थी। अभिजीत खुद से बड़बड़ाते हुए बोला, सिया, शुक्र मनाओ कि ऐसा पहली बार हुआ है कि मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ, नहीं तो मेरे लिए किसी लड़की को उठाना बाएं हाथ का खेल है। लेकिन चिंता मत करो, मैं तुम्हें अब ज्यादा देर वेट नहीं करवाऊंगा। अभिजीत भूल गया था कि सिया के पहले उसको अभियुक्त से टकराना होगा, जो सिया की तरफ उठने वाले किसी भी इंसान के लिए काल बन सकता था। कुछ देर बाद अभिजीत ज्यादा नशे की वजह से बेहोश हो गया तो उसके गार्ड्स उसको उठाकर प्रतापगढ़ महल ले जाने लगे। इधर प्रतापगढ़ महल में माया गुस्से में इधर उधर टहल रही थी। उसने अपने पति दुष्यंत को तिरछी नजर से देखते हुए कहा, आपसे एक काम नहीं होता? ये नहीं कि उस लड़की को उठा कर ले आए और हमारे बेटे को सुपुर्द कर दें। पता नहीं कैसे बाप हो आप। हम हमेशा ही परेशान ही रहे हैं, पहले सौंदर्या की वजह से और अब उसकी बेटी सारायणा की वजह से। वो यहाँ की राजकुमारी है पर ये सच्चाई किसी को पता नहीं है। एक बार हमारे बेटे का मन भर जाए फिर हम खुद ही उस लड़की को मौत के घाट उतार देंगे। दुष्यंत के दिमाग में माया की बात सुनकर सौंदर्या घूमने लगी। कुछ सालों पहले सौंदर्या सारायणा के मुकाबले ज्यादा सुंदर थी। इधर अभिजीत को गार्ड्स के साथ घर आता देखकर दुष्यंत को गुस्सा आता है, लेकिन वो उसे नशे की हालत में देखकर कुछ बोल नहीं पाता है। राजवंश महल में फंक्शन खत्म हो चुका था, सारे मेहमान वापस जा चुके थे और अब सिर्फ महल में आए हुए लोग ही बचे हुए थे। अभियुक्त अपने रूम में बैठा हुआ फाइल्स देख रहा था। राजवीर भी वहीं शक्ति से सुरक्षा की सारी इन्फॉर्मेशन ले रहा था कि तभी अचानक से किसी ने दरवाजा खटखटाया। राजवीर ने चौंकते हुए कहा, इस वक्त यहाँ कौन हो सकता है? मैंने किसी को बेघर आने से मना किया था। कुणाल ने उसकी बात सुनते ही दरवाजे को खोला तो देखा कि सामने एक मुलाजिम खड़ा था। मुलाजिम बोला, महाराजा साहब हुकुम शाह को अपने कमरे में याद कर रहे हैं। कुणाल ने अपना सिर हिलाकर दरवाजा बंद कर लिया और अभियुक्त की तरफ देखते हुए बोला, भाई साहब को बड़े नाना साहब ने याद किया है, वो भी अपने कमरे में। अभियुक्त ने जैसे ही ये सुना वो सीधे वहां से निकल गया। अभियुक्त महाराजा शाह के कमरे में पहुंच चुका था। आप क्या करना चाहते हैं अभियुक्त? आप जानते भी हो कि आप होने वाले महाराज हैं और ये सब आपको शोभा नहीं देता। मन बहलाने तक तो ठीक है पर इससे आगे नहीं। महाराजा शाह के कमरे में उनकी दमदार आवाज गूंजी। अभियुक्त ने पलटकर गुस्से से उनकी तरफ देखा। महाराजा शाह थोड़े से पीछे हो गए। उन्होंने बगावत कभी नहीं देखी थी जो अभियुक्त की आंखों में इस वक्त दिख रही थी, पर महाराजा कुछ पल के लिए शांत रहे। वो जानते थे कि अभियुक्त को ऐसा उन्होंने ही बनाया था। वो फिर से बोले, इस बात को गांठ बांध लो कि खिलौने का काम मन बहलाने का ही होता है। खेलें और फेंक दें, जिंदगी भर रखने के लिए नहीं होता। अभियुक्त गुस्से में बोला, खिलौना और ये खेल कितना छोटा शब्द है ना। चाहे ये खेल किसी से भी शुरू किया गया हो या चाहे कितने भी साल पहले ही शुरू क्यों ना हुआ हो, इससे खत्म तो हम ही करेंगे। इस दुनिया में जो सिया की तकलीफ की वजह बनने की कोशिश करेंगे, हम सभी को खत्म कर देंगे। ये कहने के बाद उसने एक गहरी सांस ली, फिर थोड़ी ऊंची आवाज में बोला, आप चाहते तो कब का राजकुमारी सराहना को उनका हक दिलवा सकते थे, पर आपको आपकी गद्दी ज्यादा प्रिय थी। सिया के साथ नाइंसाफी आपने की थी, लेकिन इसको सुधारने का जिम्मा मेरा है अब। महाराजा साहब बोले, उस वक्त जो हमें सही लगा था हमने किया था। अभियुक्त ने हल्की आवाज में बोला, वो कुछ महीने की ही बच्ची थी। आपके मन में ये ख्याल क्यों नहीं आया कि हमें मार दें और सिया को छोड़ दें? क्योंकि आपको ये राजगद्दी में बैठने के लिए एक कठपुतली चाहिए थी, है ना? महाराज हरिकृष्ण ने गहरी सांस ली और बोले, औरत सबसे बड़ी ताकत होती है, और अगर वो औरत खूबसूरत हो तो
लेकिन वही औरत कभी कभी कमजोरी भी बन जाती है। सौंदर्या को हमने अपनी बेटी माना था, पर उनका अंश आपके साथ जोड़ने की हिम्मत कैसे हुई बड़ी बहू की? राजकुमारी साराणा के जन्म के वक्त आप दोनों का रिश्ता जुड़ गया था। हमने इसके पहले सौंदर्या के लिए खूनी खेल देखा था, इसलिए हम नहीं चाहते थे कि एक बार फिर से वही सब हो, इसलिए हम चुप रहे। आखिरकार महाराजा सा सच बोल ही दिए। उनको लगा अभियुक्त सच जानने के बाद सिया को छोड़ देगा। अभियुक्त के लिए अपने कुल का मान मर्यादा खानदान ज्यादा मायने रखता है, पर अभियुक्त बिना रिएक्शन दिए खड़ा रहा। कुछ देर के बाद अभियुक्त जलती निगाहों से उन्हें घूरता रहा और फिर वो जैसे ही जाने को हुआ तो महाराजा सा जोर से बोले, आपको मोहब्बत हो गई है उनसे, है ना? तभी हर रात कुछ पल के लिए ही सही आप उनके कमरे में जाते हैं वक्त बिताने। यही नहीं बल्कि उनके लिए आपने कुसुम को भी रखा हुआ है, जो पहले कभी नहीं हुआ महल में, वो आप करने की सोच रहे हैं उनके लिए। महाराजा हरिकृष्ण के ये कहने के बाद उनके चेहरे पर जीत का गुमान आ चुका था। अभियुक्त इस बार जोश में बोला, किसने कहा आपको? हमें आदत हो चुकी है उनकी, लत लग चुकी है हमें उनकी, और अब ये लत छूटने वाली नहीं है। सारी कायनात अकेले पलट देने की हिम्मत रखते हैं, अपनी मोहब्बत के लिए पूरी दुनिया झुका सकते हैं और मिटा भी सकते हैं। उसके बाद अभियुक्त बिना एक पल गंवाए वहां से चला गया। महाराजा साहब वहां स्टैचू बने खड़े रह गए थे। अभियुक्त के इस रूप में वो खुद को देख पा रहे थे। उनको अभियुक्त की बातों में सनक साफ साफ दिख रही थी। महाराजा हरिकृष्ण को यह बात अच्छे से समझ में आ गई थी कि अभियुक्त और सिया की मोहब्बत सिर्फ रूमानी ही नहीं, रंजिश वाली भी थी। बाहर समारोह में सभी मेहमानों के जाने के बाद बाकी के लोग सब बैठे हुए थे कि तभी अचानक उन लड़कों का ग्रुप इधर आ गया जो सिया को परेशान कर रहे थे। उनके आते ही सिया एकदम से घबरा गई और तभी अचानक से लाइट चली गई। सिया डर के मारे लंबी लंबी सांसें लेने लगी। आराध्या सिया को ऐसे देखकर परेशान हो उठी और वो बोली, सिया आप ठीक है ना? वो जल्दी से उठ खड़ी हुई और कांपती हुई आवाज में बोली, हम ठीक है, हमें जल्दी से कमरे में ले चलो। सिया बिना किसी जवाब के इंतजार किए सीधे दौड़कर अंदर कमरे की तरफ भागी। आराध्या मेहमानों को छोड़कर कहीं भी जा नहीं सकती थी, पर अंदर अभियुक्त था, इसलिए वो थोड़ी फिक्रमंद कम हो गई। सिया को अंदर जाते देख लड़के भी चोरी छिपे सिर झुकाकर अंदर जाने लगे। उनके झुके हुए सिर उनकी नीयत बयान कर रहे थे कि वो जल्द ही कुछ गलत करने की फिराक में हैं। तभी उनमें से एक लड़के ने कहा, अरे रुको, अभी अंदर जाना सेफ नहीं रहेगा। उसकी बात सुनकर उस ग्रुप के सारे लड़के वहीं जगह पर खड़े हो गए। दूसरे लड़के ने कहा, अरे पागल है क्या, बड़ी मुश्किल से तो लाइट काटी और अब वो भी अंदर गई है, भला इससे अच्छा मौका और क्या हो सकता है। उस लड़के के ऐसा बोलते ही पहले लड़के ने सामने की तरफ इशारा किया। उन लड़कों ने देखा कि रुक्मिणी दंदनाते हुए सिया के पीछे जा रही थी। फिर से पहले लड़के ने कहा, अरे मौके का क्या है, आज नहीं तो कल सही। सभी लड़के उल्टे पैर वापस चले गए। उधर स्टडी रूम के बाहर नंदिनी कुणाल को कुछ समझाने की कोशिश कर रही थी। तभी अभियुक्त वापस स्टडी रूम आ रहा था। उसको देख कुणाल बोला, भाई साहब आप समझाए ना मासा को, हम अभी से काम क्यों करेंगे? अभियुक्त ने रुककर एक नजर नंदिनी और कुणाल को देखा। अभियुक्त के देखते ही नंदिनी ने कुणाल के हाथ को छोड़ दिया। कुणाल बिना रुके वहां से भाग गया। नंदिनी सफाई देते हुए बोली, कुंवर साहब वो हम बस बोल रहे थे, अगर वो काम करेगा तो आप लोगों की ही मदद हो जाएगी, फालतू का ही वो सारा दिन इधर उधर घूमता रहता है। अभियुक्त के बोलने से पहले राजवीर बोला, बुआ सा कुणाल अभी बच्चा है। वैसे एक बात बता दूं कि मैंने फैसला कर लिया है कि कुणाल की पढ़ाई पूरी होते ही उनको आगे के लिए लंदन भेज देंगे। फिर जब वो अपनी डिग्री लेकर आएंगे तब उनको राजसमंद का सारा कारोबार सौंप देंगे। ये सुनते ही नंदिनी की आंखों में आंसू आ गए। वो सिर झुकाकर वहां से चली गई। उसको समझ नहीं आ रहा था कि उन लोगों ने उसके बेटे के लिए काफी ज्यादा सोच कर रखा था। तभी राजयुक्त अभियुक्त के कंधे में हाथ रखकर बोला, वो बुआसा की बातों को लेकर हमें समझ नहीं आया तो हमने ये फैसला बिना तुमसे पूछे ही ले लिया। अभियुक्त बोला, भाई साहब ये कारोबार, ये महल, ये सब आपका भी तो है। आपके हर फैसले का हम सम्मान करते हैं। ये सब आप मत सोचिए और ना ही आगे भी है हमसे पूछने की आवश्यकता है। राजवीर अभियुक्त के बिना बोले ही सब समझ जाते थे। राजवीर अभियुक्त की बातों को सुनकर गर्व महसूस करने लगा कि अभियुक्त उसका ही भाई है। सिया ऊपर ही जा रही थी कि पीछे से किसी की गुस्से भरी आवाज आई, ए लड़की रुक वहीं। सिया ने चौंक कर पीछे मुड़कर देखा तो सामने से गुस्से में दंदनाती हुई रुक्मिणी चली आ रही थी।
सिया रुक्मणी को ऐसे देखकर हैरान हो गई। आज से पहले कभी भी रुक्मणी ने उससे कभी बात नहीं की थी। क्या रुक्मणी और सिया में होने वाला था झगड़ा? आखिर रुक्मणी क्या करने वाली थी? क्या अब महाराज हरिकृष्ण अभियुक्त के खिलाफ लेने वाले थे कोई बड़ा फैसला? इन सभी सवालों के जवाब जानने के लिए सुने कहानी का अगला भाग। रुक्मणी सिया के पास आकर बोली, तुम क्या करने की कोशिश कर रही हो? अगर तुम्हें लगता है कि तुम ये भोली बनकर तुम यहाँ सबका दिल जीत लोगी तो यह गलत सोच रही हो। मेरे होते हुए ऐसा कभी नहीं होगा। सिया उनको ऐसे गुस्से में देखकर डर से थोड़ा पीछे हो गई। फिर डरते हुए बोली, आप क्या बोल रही हैं? हमें समझ में नहीं आ रहा है। निहारिका जो इतनी देर से अपनी इंसल्ट बर्दाश्त करके बैठी थी, अब वो भी सामने आ गई और बोली, अच्छा तो तुम्हें समझ नहीं आ रहा है? तो चलो आज हम तुम्हें अच्छे से समझाते हैं। रुक्मणी आंखों में चिंगारियां भरकर सिया का हाथ जोर से पकड़ते हुए बोली, सुनो, तुम्हारी ये मासूमियत भरी नाटकीयता हम पर नहीं चलेगी। तुम समझती क्या हो अपने आप को? तुम्हारी नजरें सिर्फ अभियुक्त पर ही क्यों टिकी रहती हैं? सच सच बता दो, तुम इस राजगद्दी को हथियाना चाहती हो ना? पूरे राजस्थान की हुकूमत रानी बनने का सपना देख रही हो तुम? सिया की आंखें भर आईं और वो बोली, नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप लोग गलत समझ रहे हैं, मैं ऐसी नहीं हूँ। निहारिका अजीब सी हंसी हंसते हुए सिया के चेहरे के बिल्कुल पास आकर बोली, ओहो, एक बात अपने दिल पर लगा लो, अभियुक्त सिर्फ और सिर्फ हमारा है। उसकी और हमारी शादी तय है, बस फॉर्मेलिटीज बाकी हैं। तुम जैसी मामूली घटिया लड़की की परछाई भी उसके पास ना भटके। रुक्मणी सिया की ठोड़ी पकड़कर उसका चेहरा जबरन अपनी तरफ घुमाते हुए बोली, तुम्हें अपनी औकात भी याद दिलानी पड़ेगी क्या? तुम्हें क्या लगता है अभियुक्त तुम्हें पसंद करता है? वो तो बस तुम्हारे साथ वैसे ही पेश आता है जैसे स्वर्ण और ऐश्वर्या के साथ आता है। आखिर तुम हो कौन? एक मालिन की बेटी? इतना कहकर रुक्मणी का गुस्सा साथ में आसमान पर पहुंच जाता है। वो सिया का हाथ जोर से पकड़ती है और पास में जल रहे एक दीप स्तंभ की लौ के ऊपर रख देती है। सिया चीखती हुई छटपटाती हुई बोली, छोड़ो मुझे, ये क्या कर रही हो? छोड़ो। पर रुक्मणी के लोहे जैसे पकड़ के आगे नाजुक सी सिया कुछ नहीं कर पाती। निहारिका ये देखकर सहम जाती है और वहां से भाग खड़ी होती है। रुक्मणी सिया का हाथ छोड़ते हुए उसे जोर से धकेल कर बोली, आज के बाद कभी दिखाई भी न देना हमारे बच्चों के पास, समझी? घटिया नस्ल, पता नहीं किसकी पैदाइश हो तुम। रुक्मणी मुड़ती है और अकड़ कर चली जाती है। सिया टूट चुकी है, उसका हाथ जल चुका है, दर्द से थरथरा रहा है। उसे सकती हुई अपना जलता हुआ हाथ दबाए अपने कमरे की ओर भागती है। भागते हुए उसका दुपट्टा एक खंभे में अटक जाता है और वो वहीं गिर पड़ती है। गिरते हुए गलियारे में रखे कुछ शो पीस और वेस्टर्न वास टूट कर बिखर जाते हैं। वो उठती है और बिना रुके अपने कमरे में जाकर बिस्तर पर मुंह के बल गिर जाती है और फपक फपक कर रोने लगती है। उधर अभियुक्त तेजी से पुशअप्स लगा रहा है। पसीने से तरबतर उसकी चौड़ी पीठ पर महादेव के डमरू और त्रिशूल वाला विशाल टैटू साफ दिख रहा है, जिस पर रुद्राक्ष की माला लिपटी हुई है। गुस्सा और हताशा उसकी हर मांसपेशी में झलक रही है। महाराज हरिकृष्ण के कहे शब्द उसे जला रहे हैं। वो जोर से एक आखिरी पुशअप लगाता है और उठ खड़ा होता है। दरवाजा एक जोरदार झटके के साथ खुलता है। अभियुक्त दहलीज पर खड़ा है, उसकी आंखों में आग है। एक हाथ में सिया का फटा हुआ दुपट्टा है। गलियारे में टूटे हुए सामान ने उसके दिमाग में बुरे ख्याल पैदा कर दिए हैं। कमरे में अंधेरा है। तभी उसे एक सिसकी की आवाज सुनाई देती है। उसकी मुट्ठियां भिज जाती हैं। वो लाइट स्विच ऑन करता है। उसने देखा कि सिया बिस्तर के दूसरी ओर फर्श पर बैठी है, घुटनों में मुंह छिपाए कांप रही है। अभियुक्त का गुस्सा तुरंत चिंता और फिर दर्द में बदल जाता है। वो तेजी से उसके पास जाता है और घुटनों के बल उसके सामने बैठ जाता है। अभियुक्त बोला, सिया। तभी उसकी नजर सिया की जली हुई खून से सनी हथेली पर पड़ती है। उसके ऊपर रुक्मणी के नाखूनों के निशान साफ दिख रहे हैं। ये देखते ही अभियुक्त का चेहरा पत्थर की तरह कठोर हो जाता है। उसके दिल में ज्वाला धधक उठती है। वो धीरे से बेहद कोमलता से सिया का जला हुआ हाथ अपने हाथों में लेता है। उसकी आंखों में गुस्से के आंसू छलक आते हैं। अभियुक्त कांपते हुए बोला, ये किसने किया? किसकी हिम्मत हुई मेरी सिया को छूने की?
सिया उसकी आवाज सुनकर और जोर से सिसकने लगती है। अभियुक्त उसे अपने सीने से लगाना चाहता है, पर सिया सिकुड़कर और दूर हट जाती है। सिया रोते रोते टूटी हुई आवाज में बोली, नहीं चाहिए, कृपया चले जाइए। मैं एक मालिन की बेटी हूँ, आप होने वाले महाराजा। आपके पास मेरी जैसी के लिए कोई जगह नहीं है। सिया के इन शब्दों ने अभियुक्त के दिल में चुभने वाला खंजर घोंप दिया। उसने ठान लिया था अब कोई नहीं रोक सकता। अभियुक्त भारी आवाज के साथ बोला, चुप करो ये बातें, तुम मेरी हो सिया। तुम्हारे बिना ये राजगद्दी, ये महल सब बेईमानी है, और जिसने भी तुम्हारी ये हालत करने की हिम्मत की है उसे मेरे गुस्से का सामना करना पड़ेगा, मैं कसम खाता हूँ। सिया जैसे ही उठने की कोशिश करती है वो लड़खड़ा के गिरने लग जाती है कि तभी अभियुक्त ने उसे थामते हुए कहा, जे जान संभाल के। सिया को उसने समय रहते संभाल लिया था, नहीं तो वो इस वक्त जमीन पर गिरी होती। सिया ने गहरी सांस ली और इस बार जोर से बोली, क्यों आए हैं आप यहाँ, और क्यों आते हैं आप यहाँ? क्या हमने आपसे बोला है कि आप हमारे करीब आए? हम खुद को संभाल सकते हैं, चले जाइए कुंवर जी आप यहाँ से। सिया आखिरी लाइन बोलते बोलते फपक कर रो पड़ी। अभियुक्त की हैरानी अब गुस्से में बदल चुकी थी। सिया के आंसू अभियुक्त के सीने में तेजाब जैसे लग रहे थे। अभियुक्त अपनी आवाज को नरम रखते हुए ही बोला, हमें पता है आप अपना ख्याल रख सकती हैं, पर आपकी आंखें तो कुछ और ही बयां करती हैं। आपको हमारी करीबी पसंद नहीं है ना, तो फिर जब हम आपके पास आते हैं तो आपकी धड़कनें शोर क्यों करने लगती हैं? जब हम आपके पास आते हैं तो आपकी पलकें क्यों झुक जाती हैं? हमारे एहसास से ही आपके गालों की लाली कैसे उभर आती है? पता नहीं कितनी रातें हमने एक साथ कमरे में बिताई हैं। आज ऐसा क्या हो गया जान, जो आप गैरों की तरह बात कर रही हो? अभियुक्त घबराते हुए उसके पास आने लगा तो सिया ने एकदम से पास में रखे कांच के मग को अपने उस जले हुए हाथ से जोर से पकड़ते हुए जोर से चिल्लाकर कहा, नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, आपका और हमारा कोई रिश्ता नहीं है। कुंवर जी, हम एक राजमाली की बेटी हैं और सिर्फ हम ही गलत समझ रहे हैं। हमें नहीं पता था आप होने वाले राजा हैं। आप हमारे युक्त थे ना, बस। हमें नहीं चाहिए राजगद्दी, हम पैसों के लिए आपके साथ नहीं हैं। जिन रिश्तों का नाम नहीं होता उनका अंजाम बहुत बुरा होता है। सिया के मन में जो आ रहा था उल्टा सीधा वो सब बोले जा रही थी। उसको अपना होश भी नहीं था, वो पागलों की तरह बस बोले जा रही थी, वो भी बिना ये सोचे कि अभियुक्त पर क्या असर पड़ेगा। सिया के हाथों से अब खून रिसने लगा था, जिसकी अब उसको भी खबर नहीं थी, पर अब ये सब अभियुक्त की बर्दाश्त से बाहर हो रहा था। अभियुक्त ने सिया के करीब जाकर एक झटके में उसके दूसरे हाथ को पकड़कर अपने पास खींच लिया और उसके बोलते हुए सूखे लब को अपने तपते हुए सूखे होठों के अंदर समा लिया। सिया के हाथों से वो गिलास एकदम से गिर गया। वो हैरान सी सुन्न हो गई, बस बड़ी बड़ी आंखें करके अभियुक्त के चेहरे पर बिखरता हुआ सुकून महसूस करने लगी। अभियुक्त को ऐसा लग रहा था जैसे बरसों बाद सूखे बंजर रेगिस्तान को पानी की बूंद नसीब हुई हो। वो सिया के एहसास में खोया हुआ था। अभियुक्त अपनी आंखों को बंद करके उस लम्हे को जी रहा था। अचानक से जोरदार आवाज के साथ बिजली कड़की और तेज हवा के साथ बारिश होने लगी और ठीक उसी वक्त लाइट भी चली गई। सिया उसकी बाहों से निकलने के लिए मचलने लगी, लेकिन अभियुक्त धीरे से अपने सिर को उसके सिर से जोड़ते हुए बोला, आपको जानना है ना हमारा रिश्ता क्या है? सिर्फ इसी वजह से आप हमसे दूर जा रही हैं ना? तो ठीक है, आपको इसका बहुत जल्द जवाब मिल जाएगा और पता चल जाएगा सबको कि हम आपके क्या लगते हैं। ये कहते हुए अभियुक्त ने सिया को गोद में उठाया और उसे बिस्तर पर ले जाकर लिटा दिया। सुबह के 8 बजे का वक्त, सिया अभी भी सो ही रही थी। तभी धड़ाम की आवाज के साथ दरवाजा खुला, जिससे सिया उठ गई और उसने देखा कि दक्षिता सिया के पास दौड़ते हुए आई और उसको छूकर बोली, हिप हिप हुर्रे, हम जीत गए। सिया उसको हैरानी से देखती है तो चौंक जाती है कि उसके पीछे पीछे कुणाल, सोनाली और अद्रिका भी आ रहे थे। सॉरी जीजी सा, हम सभी में शर्त लगी थी कि जो भी पहले आपको छू लेगा वो जीत जाएगा, दक्षिता सिया को समझाते हुए बोली। सिया खुद को देखती है तो वो पूरी तरह से चादर से अच्छी तरह से ढकी हुई थी। वो रात में अभियुक्त के उस लबों के चूमने को ख्याल को याद करती है तो उसके गाल में लाली छा जाती है, जिसको किसी ने नोटिस नहीं किया था। सिया जीजी सा, आपको ना बुआ सा ने नीचे बुलाने के लिए हम सबको भेजा था, आप जल्दी चलो हमारे साथ। अद्रिका अपनी बात को पूरी करती है, जिसे सुनकर सिया हाँ में सिर हिला देती है।
कुछ ही देर में सिया सीढ़ियों से नीचे होती हुई नीचे हॉल में आ रही थी। तभी उसकी नजर रुक्मिणी पर पड़ी, जो वहाँ काफी सारे थाल को गिन रही थी। सिया के नीचे आते ही स्वर्णा ने मुस्कुराते हुए कहा, आ गई आप लाडो, आइए हमारे पास। सिया मुस्कुराकर स्वर्णा के पास जाकर बैठ गई। रुक्मिणी सिया को देखकर मुंह बनाने लगी। तभी स्वर्णा की नजर सिया के हाथों में गई और वो चौंकती हुई बोली, हे महादेव, ये कैसे हुआ? तभी ऐश्वर्या, आराध्या, नंदिनी और बाकी सबकी नजर सिया पर चली गई। रुक्मिणी ने नफरत से मुंह फेर लिया और निहारिका डर के मारे अभी तक अपने कमरे में ही कैद थी। प्रतिमा रुक्मिणी के साथ खड़ी थी, पर सिया के हाथ को देखने के बाद वो भी सिया के पास चली गई। सिया का हाथ लाल होकर काला हो चुका था, जिस पर पट्टी बंधी थी। ऐश्वर्या आगे आते हुए बोली, हे भगवान, इतनी गहरी चोट आपको कैसे लगी? आप अपने कमरे में जाएं और वहाँ आराम करें, हम हल्दी वाला दूध भेजते हैं। प्रतिमा की आंखों में चिंता उभर आई थी, पर वो कुछ नहीं बोली। समर और समय आउट ऑफ इंडिया गए हुए थे, इसलिए उनको अभी कुछ नहीं पता था। सिया उन सबको अपने लिए फिक्रमंद देखकर इमोशनल हो गई। वो बोली, हम ठीक है, बस हल्की सी चोट है। तभी राजवीर उसका हाथ पकड़कर चिंता भरे स्वर में बोला, अच्छा, लेकिन ये थोड़ा सा कहाँ दिख रहा है आपको? चुपचाप अपने कमरे में आराम करो। सबको सिया की इतनी फिक्र करता देखकर रुक्मिणी नफरत से बोली, मुझे एक बात समझ में नहीं आती कि सबको इस लड़की की इतनी फिक्र क्यों है? इस लड़की को हमारी बेटी की शादी में ही आकर मनहूसियत फैलानी थी। हाँ, रुक्मिणी से आगे कुछ बोल पाती उससे पहले ही राजवीर की आवाज पूरे महल में गूंज पड़ी, चुप, एकदम चुप। ये शायद पहली बार था जब राजवीर इस तरह ऊंची आवाज में बोला हो। रुक्मिणी ने इस बार फिर से तंज कसते हुए कहा, पूरे महल के मर्दों को अपना दीवाना बनाया हुआ है, और देखो तो उसकी दीवानगी ऐसी बड़ी है कि सब लड़ने को भी तैयार बैठे हैं। और ये देखो किस तरह मासूम चेहरा लेकर यहाँ बैठी है, अभी भी बिना किसी शर्म के। सिया ने जैसे ये सुना वो सिसक सिसक कर रोने लगी। ये महल हमारा भी है, भूले मत आप। राजवीर ने रुक्मिणी की बात को काटते हुए कहा, तो क्या एहसान कर रहे हैं आप हम पर? आपके दादा सा के पिता ने बोला था कि हमारी बेटी की शादी करवाएंगे, आप लोग बस उस वादे को निभा रहे हो, समझे? रुक्मिणी ने एक गहरी सांस ली, उसके बाद फिर थोड़ा रुककर आराध्या की तरफ देखती हुई बोली, इतना तो समझ आता है ना कि अभियुक्त राजा बनने वाले हैं, तो उस हिसाब से ये महल उनका हुआ। सिया को लग रहा था ये सब उसकी वजह से हो रहा है, पर ये सब षड्यंत्र तो तब से शुरू हो गए थे जब से अभियुक्त को राजा बनाने की घोषणा हुई थी। राजगद्दी, महल, शासन, ये सब सुनने में बहुत अच्छा लगता है, लेकिन लोगों को इस बात का बिल्कुल भी एहसास नहीं होता कि उससे भी कहीं ज्यादा खतरनाक इसके पीछे की साजिशें होती हैं। कोई नहीं बता सकता कि कब किसके मन में कितना जहर है और वो उसी जहर को सामने वाले में भरकर उसको मार दे। तो आप बताएंगी ये महल किसका है? अभियुक्त की गुस्से भरी आवाज से महल गूंज उठा। अब क्या होगा इस लड़ाई का अंजाम? अभियुक्त और रुक्मिणी की बहस से क्या रिजल्ट आएगा सामने? सिया से किए हुए वादे को अभियुक्त कैसे निभाएगा? अभियुक्त ने आउटरीजियसली कहा, जिस वक्त हमारे बाबा सा ने शादी को बोला था, उस वक्त बात 50 सोने के सिक्कों की हुई थी, जिसके रिटन डॉक्यूमेंट्स हमारे पास हैं। अभी हमारे झील महल और अलवर वाले महल में जितने भी फंक्शंस हुए हैं, उसकी कीमत 180 करोड़ हो चुकी है। तो अगर 2 करोड़ उनमें से निकाल दें, तो आपको हमें 178 करोड़ वापस करना होगा। दैट मीन्स जितने की आपके पास प्रॉपर्टी और बिजनेस हैं। अभियुक्त की इस डिटेलिंग को सुनकर रुक्मिणी अभियुक्त को हैरानी से देख रही थी। वहां मौजूद सारे मेहमान उसको देखकर बातें बना रहे थे। एक मेहमान फुसफुसाते हुए बोला, वाह, मान गए कुंवर साहब को, अभी राजा बनने से पहले ही इन्होंने अपनी झलक दिखा दी। तभी दूसरे मेहमान ने कहा, नहीं तो क्या, इतनी सटीक डिटेल्स तो किसी ने भी नहीं सोची होगी। कुंवर साहब में कोई बात तो है, मानना पड़ेगा। रुक्मिणी गुस्से में फुफकारते हुए बोली, वाह वाह, क्या खूब संस्कार दिए हैं आपको स्वर्णा ने। देख लो ऐश्वर्या, एक बांझ औरत को अपने दोनों बेटों को सौंप दिया था ना, अब देख लो दोनों एक ही लड़की के पीछे पागल हो चुके हैं। अभियुक्त चिंघाड़ते हुए बोला, किसको बांझ बोल रही हैं आप? हम आपको दिख नहीं रहे क्या? और आप जो ये लड़की वो लड़की बोल रही है ना, वो कोई मामूली लड़की नहीं, बल्कि राजकुमारी सरायणा है, प्रतापगढ़ की राजकुमारी और होने वाली हुकुम रानी सा है। अभियुक्त की बात सुनकर सब हैरान हो गए।
प्रतापगढ़ की राजकुमारी सरायणा, इस नाम से हम सभी अच्छी तरह परिचित हैं। राजा हर्ष और रानी सौंदर्या की बेटी। अभियुक्त अपनी बात पूरी करते हुए बोला। वहां महल में जो उस बात को जानते थे वो सभी अब हैरान होकर सिया को देख रहे थे, क्योंकि सिया की खूबसूरती उसकी माँ से हूबहू मिलती थी और सिया जिसका रिश्ता उसके पैदा होते ही अभियुक्त के साथ तय कर दिया गया था, पर अचानक से राजकुमारी के गायब होने की खबर ही सबके पास आ गई थी। इतना ही नहीं बल्कि फिर हर्ष और सौंदर्या को भी उस दिन के बाद किसी ने नहीं देखा था। रुक्मिणी को अभियुक्त की बातों का विश्वास ही नहीं हो रहा था। तभी इससे पहले कि वो फिर से अपनी गंदी जुबान खोलती, उससे पहले ही अभियुक्त ने कुछ पेपर्स रुक्मिणी के आगे कर दिए। रुक्मिणी ने जब उन पेपर्स को पढ़ा तो उसके पैरों तले जमीन ही खिसक गई। उन पेपर्स पर साफ साफ लिखा था कि वो महल में हुई शादी के खर्चे वापस कर रही हैं, वो भी अपनी प्रॉपर्टी देकर। रुक्मिणी एक ही पल में सड़क पर आ चुकी थी, सिर्फ अपने झूठे अहम की वजह से। वहां खड़े सारे राजा, सेनापति, बिजनेसमैन, मुलाजिम और लड़के वाले भी रुक्मिणी को देखकर बातें बनाना शुरू कर चुके थे। ना चाहते हुए भी रुक्मिणी उन पेपर्स पर सिग्नेचर कर देती है और अभियुक्त को दे देती है। सिया को प्रतापगढ़ की कोई बात समझ में नहीं आ रही थी, इसलिए वो उस पर ध्यान नहीं देती है। एक ही झटके में रुक्मिणी के पास सब खत्म हो गया था। कहाँ एक तरफ अलवर के महल में शादी करके राजसी रुतबा ऊपर करने का ख्याल सोचकर खुश हो रही थी, पर वहीं दूसरी तरफ उनके पास खुद रहने के लिए कुछ नहीं बचा था। राजवीर और स्वर्णा इतने पत्थर दिल नहीं थे, इसलिए राजवीर ने अभियुक्त से कहा, अभियुक्त, मैं मानता हूँ कि जो भी हुआ वो गलत हुआ, पर अब शादी को हो जाने दो वरना शादी टूट जाएगी। स्वर्णा ने भी राजवीर की बातों को सपोर्ट करते हुए कहा, हाँ लाडी सर, छोड़िए अब इन बातों को। ऐश्वर्या स्वर्णा को बैठाकर बोलती है, जी, हमने आप में हमेशा अपनी माँ देखी है और हम उस इंसान को कभी माफ नहीं कर सकते जिसने हमारी माँ को गलत बोला है। स्वर्णा ने अपनी ममतामयी नजर से अभियुक्त को देखा, जिससे अभियुक्त उनके मन की बात समझ जाता है और रुक्मिणी को रुकने का बोल देता है। अभियुक्त तो आराध्या के पास जाता है और उसके हाथ में पेपर्स रखते हुए बोलता है, ये इनकी प्रॉपर्टी के पेपर्स हैं भाभी माँ, जिसमें लिखा है कि ये आप उनको दान कर रही हैं, जाए उन्हें दे दें। आराध्या एक पल को सोचने के बाद धीरे से आगे बढ़कर रुक्मिणी को पेपर्स दे देती है। पूरे समाज के सामने रुक्मिणी के मुंह पर बिना बोले ये जोरदार तमाचा था। रुक्मिणी को अच्छे से समझ में आ चुका था कि उसका सामाजिक बहिष्कार हो चुका था। कुछ देर के बाद पूरा महल खाली हो चुका था। अभियुक्त, शक्ति, विराट और वीरेन के साथ एक रूम में था। राजवीर स्वर्णा और ऐश्वर्या के पास बैठा था और वहीं आराध्या और बाकी सभी लड़कियां सिया के पास बैठी थी। दक्षिता बोली, चलो ना हम सब शॉपिंग पर चलते हैं, वैसे भी हम सब तो आज जाने ही वाले थे ना। आराध्या हाँ में सिर हिलाते हुए बोलती है, हाँ ऐसे में आज सबका मन भी थोड़ा हल्का हो जाएगा, हम अभी तैयार होकर आते हैं फिर चलेंगे। शॉपिंग की बात पूरे महल में फैल गई, क्योंकि लड़कियां तैयार होने में ही पूरा महल सिर पर उठा चुकी थी। आधे घंटे बाद सभी नीचे आ चुके थे और आराध्या और सिया का इंतजार कर रहे थे। तभी अचानक से अभियुक्त आते हुए बोला, चलिए सब रेडी है ना। ऐश्वर्या बोली, आप कब से शॉपिंग पर जाने लगे? अभियुक्त एक नजर सिया को देखकर बोला, बस कुछ खास काम से जा रहा हूँ, जल्दी पता चल जाएगा। ये बोलते हुए वो वहां मौजूद सिया को देख रहा था। अभियुक्त उसे एक टक देख रहा था। गुलाबी रंग में सिया भी किसी गुलाब से कम नहीं लग रही थी। उसकी गोरी कमर घाघरे से ताक झांक कर रही थी। लंबे बालों का ढीला सा जूड़ा बना हुआ था, जिसके एक दो लट चेहरे पर कब्जा जमा रहे थे। कानों में हल्के से बड़े झुमके और कुछ भी नहीं। तभी राजवीर आकर उसके कानों में हल्के से बोले, अब बस भी कर घूरना, नजर लगाएगा क्या? जैसे ही सब घर से निकलने को हुए तो अद्रिका ने देखा कि निहारिका पता नहीं कहां से आकर उनके साथ जाने लगी। अद्रिका ने उसको घूरते हुए कहा, तुम नहीं गई अपने बेस्ट फ्रेंड के साथ? निहारिका को गुस्सा आया, फिर भी वो मुस्कुराते हुए बोली, नहीं, एक्चुअली रुक्मिणी आंटी ने जो किया उसकी वजह से हमने वापस जाने का प्लान बना लिया था, पर वापस लंदन जाने के लिए फ्लाइट कुछ दिन के बाद बुक हुई है, तो प्रतिमा माँ ने हमें तब तक यहीं रुकने का बोल दिया। अद्रिका निहारिका की चालाकी को बहुत अच्छे से समझ रही थी। वो मुंह बनाते हुए उससे आगे निकल गई। कुणाल, अद्रिका, दक्षिता और सोनाली के साथ आगे वाली कार में चला गया और राजवीर आराध्या के साथ अपनी कार में चला गया। अब वहां सिया, निहारिका और अभियुक्त थे।
निहारिका जैसे ही कार का दरवाजा खोलने के लिए आगे बढ़ी तो अभियुक्त तुरंत उसको टोकते हुए बोला, तुम विराट की कार में चले जाओ, क्योंकि सिया तुम्हारी परफ्यूम की स्मेल बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। ये बोलते हुए अभियुक्त ने निहारिका के मुंह पर दरवाजा बंद कर दिया। निहारिका के लिए ये किसी जोरदार तमाचे से कम नहीं था। उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि अभियुक्त कभी ऐसा कुछ करेगा। सिया हैरानी से अभियुक्त को देखने लगी। वहीं पीछे वाली कार में आराध्या का हंस हंस कर बुरा हाल हो चुका था। निहारिका पैर पटकते हुए सबसे पीछे वाली कार में बैठ गई। उसका जाना भी तो जरूरी था, इसलिए अब वो ना भी नहीं बोल सकती थी। कार में अभियुक्त और सिया बिल्कुल अकेले थे। अभियुक्त सिया के हाथों को पकड़कर अपने हाथ में लेता है और जख्म को बड़े ध्यान से देखने लगता है। सिया की धड़कनें अभियुक्त के छूने से ही बढ़ चुकी थीं, जिससे उसके माथे से पसीना टपकने लगा था। तभी अभियुक्त मुस्कुराकर सिया के हाथ को चूम लेता है। अचानक ही अभियुक्त धीरे से सिया को सीट से उठाकर अपनी गोद में बैठा लेता है। अभियुक्त की इस हरकत से सिया की सांसें ही रुक जाती हैं। वो शर्म के मारे अपनी नजरें भी नहीं उठा पा रही थी। अचानक ही हल्की सी शिकन अभियुक्त के माथे पर उभरी जब उसने फोन में आए मैसेज को पढ़ा। काम हो गया हुकुम सा। अभियुक्त उस मैसेज को देखकर बिना किसी भाव के रिप्लाई में ओके सेंड कर दिया। कुछ देर के बाद सभी शॉपिंग मॉल के बाहर थे। अभियुक्त को उसके ऑफिस से फोन आता है, जिसे सुनने के बाद वो सिया से बोला, मुझे किसी काम से जाना होगा, आप अपना ध्यान रखना और इन सभी के साथ ही रहना, ठीक है। इस वक्त अभियुक्त सिया को छोड़कर जाना नहीं चाहता था, पर मीटिंग जरूरी थी, इसलिए वो विराट को सब समझाकर राजवीर के साथ वहां से चला जाता है। वहीं दूसरी तरफ अभिजीत को सिया के आने की जानकारी मिल चुकी थी। ये उसके लिए अच्छा मौका था, क्योंकि यहाँ कुसुम नहीं थी। विराट और कुणाल सिया के साथ साए की तरह थे, लेकिन मॉल में जिस तरफ ये लोग थे उस तरफ मॉल पूरी तरह से खाली था। अभिजीत और बाकी सभी वहां से थोड़ी दूर पर जरूर थे, लेकिन उन सब की नजरें सिया पर थीं। वहीं सिया सब चीजों को छू कर देख रही थी, क्योंकि वो झील और वहां के जानवरों तक ही सीमित थी। ये सब उसके जीवन में होगा, ये उसने कभी नहीं सोचा था। ये सब उसके लिए किसी सपने की तरह था। तभी सोनाली सिया के पास आकर बोली, अरे जीजी, आप बस देख ही रही हैं, कुछ ले क्यों नहीं रही? अभियुक्त भाई साहब ने पूरा मॉल आज हमारे नाम कर दिया है। ये सुनते ही सिया मुस्कुरा देती है। सिया के साथ मौजूद सभी लोग शॉपिंग करने में लीन थे, लेकिन अभिजीत की नजरें उस पर ही लगातार बनी हुई थी, मानो जैसे वो किसी बड़े मौके की फिराक में हो। तभी उस मॉल का एक स्टाफ सिया के पास गया और बोला, अस्पताल से फोन आया था कि हुकुम सा का एक्सीडेंट हो गया और आपको जल्द से उन्होंने याद किया है। सिया अभियुक्त की ये खबर सुनकर ही सुध-बुध खो बैठी। वो एकदम से कांप उठी। वो जोर से चीखी, नहीं, ये नहीं हो सकता, मैं उनको कुछ नहीं होने दूंगी। क्या अभियुक्त का सच में एक्सीडेंट हो गया था, या फिर यह अभिजीत की कोई चाल थी? क्या सिया पर कोई बड़ा खतरा मंडराने वाला था? जानने के लिए सुनिए कहानी का अगला भाग। सिया की चीख सुनकर विराट और कुणाल दौड़कर उसके पास आ गए। सिया काफी घबराई हुई थी और रो रही थी। किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि सिया क्यों रो रही थी। निहारिका शॉपिंग करने में व्यस्त थी, उसको मतलब नहीं था सिया को कुछ भी हो। आराध्या सिया से पूछती है, क्या हुआ सिया, आप इस तरह रो क्यों रही हैं? सिया आराध्या का हाथ पकड़कर बोली, हमें कुंवर जी के पास जाना है, कृपया हमें उनके पास पहुंचा दो अभी। सिया अटक अटक कर जैसे तैसे अपनी बात पूरी करती है। आराध्या विराट से बोली, विराट फटाफट अभियुक्त के ऑफिस ले जाओ, मुझे लगता है कि जरूर कोई बड़ी बात है जो सिया बता नहीं पा रही है। विराट परेशान होकर अभियुक्त को फोन करता है, लेकिन अभियुक्त के फोन न उठाए जाने पर वो भी परेशान हो गया। विराट लगातार कॉल करते करते खींच गया और खुद से बोला, अरे ये कुंवर साहब को क्या हो गया, कॉल क्यों नहीं उठा रहे? विराट ये बोलने के बाद राजवीर को कॉल करता है, लेकिन वो भी कॉल रिसीव नहीं कर पाता। विराट घबराते हुए बोला, मुझे तो किसी अनहोनी की आशंका हो रही है, इसका मतलब कि इनका रोना यूं ही नहीं है। विराट यूं ही अपने मन में आशंका बना लेता है, जबकि अभियुक्त का फोन उसके कैबिन में साइलेंट मोड में रखा हुआ था और वो खुद मीटिंग रूम में था। राजवीर भी अभियुक्त के साथ ही बैठा हुआ था और उनका भी फोन साइलेंट था। विराट सामने सिया को देखता है, जिसका रो रो कर बुरा हाल था। विराट बोला, आप रोइए मत, हम लोग कुछ ही देर में आपके कुंवर जी के पास पहुंच जाएंगे। विराट की बात सुनकर सिया हाँ में सिर हिला देती है।
कुछ देर बाद विराट सिया को लेकर ऑफिस की बिल्डिंग के सामने पहुंच चुका था। तभी मीटिंग रूम का दरवाजा खुला और राजवीर और अभियुक्त के साथ बिजनेस पार्टनर्स थे। ठीक उसी वक्त अभियुक्त भी अपने बिजनेस पार्टनर को छोड़कर ऑफिस के अंदर जा रहा था। राजवीर साइड देखने के लिए उन लोगों के साथ ही चला गया। अब अभियुक्त अकेले नहीं था क्योंकि सिया भी आ चुकी थी। वहीं थोड़ी दूर पर मौजूद अभिजीत को अपना प्लान फेल होता दिख रहा था क्योंकि सिया को तब से किसी ने भी अकेला नहीं छोड़ा था। वो खींचते हुए बोला, ओह शिट, इन लोगों ने तो मेरा प्लान ही फेल कर दिया। बड़ी मुश्किल से तो मैंने मॉल में अभियुक्त के एक्सीडेंट की झूठी खबर फैलाई थी और ये लोग हैं कि सिया को एक पल भी अकेले छोड़ने को तैयार नहीं है। तब सिया को अंदर ले जाने के लिए अभियुक्त को सुरक्षा देने वाला शक्ति खुद बाहर आकर सिया को अंदर ले जाता है। शक्ति खुद में एक नाम था जो सभी बॉडीगार्ड्स मुहैया करवाने वाली कंपनी में सबसे हाई लेवल पर था। उसके गार्ड्स दुनिया के हर कोने में प्रमुख लोगों को सुरक्षा देते थे। अगर शक्ति अभियुक्त के साथ ना भी रहे तब भी वो खुद में एक नाम था। उधर अभियुक्त एक प्रोजेक्ट के बारे में सबको बताने वाला था जिसकी वजह से सभी नीचे हॉल में जमा हो चुके थे। अभियुक्त काम को लेकर बहुत सीरियस था, इसलिए तय वक्त के हिसाब से वहां पहुंच चुके थे। खासतौर पर लड़कियां उसके लिए आई थी क्योंकि उन सभी को ये पता था कि अगर अभियुक्त ने उनको पसंद कर लिया तो वो सीधा राजस्थान की कुंवर रानी सा बन जाएंगी। ऑफिस में सब एक से बढ़कर एक सुंदर लड़कियां थीं जो वाकई खूबसूरती के साथ दिमाग भी रखती थीं। अभियुक्त आकर एक नजर सबको देखता है तो सब सीधे होकर बैठ जाते हैं। इससे पहले कि वो अपने इस प्रोजेक्ट के बारे में कुछ बताता कि तभी एक घबराई हुई आवाज गूंज उठी, कुंवर जी। ये सुनते ही सभी उस आवाज की तरफ मुड़कर देखने लग जाते हैं। गुलाबी घाघरे में घबराई हुई सिया बहुत प्यारी लग रही थी। उसका जूड़ा खुल चुका था जिससे उसके सुनहरे बाल चारों तरफ बिखर चुके थे और वो अपनी गीली आंखों से बस अभियुक्त को देख रही थी। कल के हादसे के बाद सिया का इस तरह रोते हुए ऑफिस आना एक पल के लिए अभियुक्त को भी डरा गया। अभियुक्त के पलटते ही सिया जो कुछ दूरी पर खड़ी थी तेजी से दौड़ती हुई आई और उसके गले लग गई। वो बेहिसाब लगातार रो रही थी। अभियुक्त ने बिना कोई सवाल किए सिया को गोद में उठाया और वहां से एक दिशा की तरफ जाने लगा। ये सीन देखकर के वहां सभी के मुंह खुले के खुले रह गए। अभियुक्त सिया को लेकर अपने कैबिन में आ गया था और उसी कैबिन के अंदर बने एक खास रूम में जिसका पता ऑफिस में सिर्फ शक्ति और अभियुक्त को ही था। सिया अभी भी सिसकी ले रही थी। अभियुक्त ने सिया की ठोड़ी ऊपर करते हुए कहा, किसी ने आपसे कुछ कहा है क्या जान? सिया झट से अभियुक्त के चेहरे को ध्यान से देखने लगी जैसे कुछ खोज रही हो। कुछ देर बाद जब वो संतुष्ट हो गई तो उसने अभियुक्त के गालों पर किस की बौछार कर दी। सिया इस वक्त काफी ज्यादा डरी हुई थी। वो कैसे यहाँ तक अभियुक्त के पास आ गई केवल वही जानती थी। कुछ देर बाद जब सिया शांत हुई और उसने बताया कि मॉल में उसे किसी ने झूठी खबर दी कि उसका एक्सीडेंट हो गया है जिसकी वजह से वो बहुत ज्यादा घबरा गई थी। कॉल करने पर भी जब उसने कोई रिप्लाई नहीं किया तो वो डर के मारे यहाँ आ गई। अभियुक्त कुछ कहने ही वाला था कि तभी किसी ने गेट नॉक किया। अभियुक्त ने जैसे ही दरवाजा खोला तो उसने देखा कि बाहर राजवीर और विराट खड़े थे। राजवीर बोला, अभियुक्त, सिंगापुर की कंपनी में कुछ गड़बड़ी चल रही है जिसे तुम ही ठीक कर सकते हो। अभियुक्त बोला, लेकिन इस वक्त मैं चाहकर भी नहीं आ सकता, प्लीज आप मेरी बातों को समझिए। उसकी बात को सुनकर राजवीर ने इस बार उसे जोर देते हुए कहा, तुम्हारा इस वक्त बाहर आना ज्यादा जरूरी है, बात को समझो। अभियुक्त बोला, लेकिन मैंने आज एक इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट के लिए सबको बुलाया है, वो भी तो मेरा इंतजार कर रहे होंगे। राजवीर इस बार मुस्कुराते हुए बोला, माना कि उस प्रोजेक्ट को तुम बनाने वाले थे लेकिन उसको मैं संभाल लूंगा। फिलहाल प्लीज तुम सिंगापुर वाला काम देखो, फिलहाल उसे सिर्फ तुम ही हैंडल कर सकते हो। सिया को इतना समझ में आ गया था कि उसकी वजह से अभियुक्त जाने से मना कर रहे थे। तभी अभियुक्त सिया के पास वापस जाता है। तब तक सिया खुद को संभाल चुकी थी। वो नहीं चाहती थी कि उसकी वजह से अभियुक्त का बिजनेस खराब हो, इसलिए वो उससे बोली, कुंवर जी हम बिल्कुल ठीक हैं, बस आपको एक बार देख लिया मेरा वहम मिट गया। भला इससे अच्छा और क्या हो सकता है, आप जाइए अपना काम मन लगा के कीजिए। बाहर ऑफिस में दबी आवाज में हर कोई सिया की खूबसूरती की चर्चा कर रहा था। अभियुक्त जो किसी को भी अपने काम के आगे नहीं देखते, वो एक लड़की के लिए इतनी इम्पोर्टेंट मीटिंग छोड़कर चले गए। अभियुक्त सिया को महल जाने के लिए विराट के साथ बैठाकर भेज देते हैं और खुद वापस ऑफिस के ऊपर बने हेलीपैड में चले जाते हैं। वो वहां से अपने पर्सनल एयरपोर्ट पर जाने वाला था। उधर रात के 11:30 बजे प्रतापगढ़ के एक कमरे में अभिजीत आंखों में पट्टी बांधकर एक तस्वीर बना रहा था जिसमें एक लड़की पहाड़ पर लेटी हुई थी। उसका आंचल जमीन में लहरा रहा था। उस लड़की की आंखें बिल्कुल नीली थीं।
उसका एक हाथ उसके सुनहरे बालों में था और एक हाथ यूं ही हवा में तितलियों को छू रहा था। अचानक अभिजीत रुक जाता है और गुस्से से अपनी आंखों में लगी पट्टी उतार देता है। सामने पेंटिंग देखकर अभिजीत के चेहरे पर हवस आ जाती है। अभिजीत बेहद अजीब तरीके से उस पेंटिंग को सहलाते हुए बोला, तेरे रूह पर, तेरे जिस्म पर बस हक है एक मेरा, तुझे मैं छीन कर ले ही आऊंगा। तभी अचानक एक गार्ड उस कमरे में आता है और जैसे ही उसकी नजर उस पेंटिंग पर पड़ी तो टकटकी लगाकर देखता रह जाता है। गार्ड को पेंटिंग देखते हुए पाकर अभिजीत को तेज गुस्सा आ जाता है। अचानक से अभिजीत ने सामने रखे कांच का ग्लास उठाकर जोर से जमीन पर पटक दिया। उस गिलास के टूटने की आवाज से गार्ड को होश आता है और उसे अपनी गलती का एहसास होता है। वो अभिजीत को सामने देखकर अपना सिर झुका लेता है। अभिजीत किसी सनकी की तरह उस गार्ड के करीब आता है और उसके गोल चक्कर काटने लगता है। वो गार्ड डर से अभिजीत को देख रहा होता है। तभी अभिजीत बोला, तुम किसको देख रहे थे? अभिजीत की आवाज सुनकर गार्ड कांप जाता है। ये देख अभिजीत जोर से हंस देता है और मुस्कुराते हुए गार्ड के कंधे पर हाथ रख देता है। गार्ड से धीमी आवाज में बोला, तुम उस पेंटिंग को देख रहे थे ना? गार्ड ने घबराते हुए कहा, जी बॉस, मैं उसी पेंटिंग को ही देख रहा था। क्या सच में कोई लड़की वाकई इतनी खूबसूरत हो सकती है? मेरी तो उस पर से नजर ही नहीं हट रही थी। उसकी बात सुनकर अभिजीत गर्दन टेढ़ी करके उस गार्ड को देखने लगता है। अचानक अभिजीत के हाथों में रखा हुआ कांच का टुकड़ा वो सीधे उस गार्ड की एक आंख में घुसा देता है। वो गार्ड दर्द के मारे चिल्लाया, बचाओ मुझे, बहुत तेज दर्द हो रहा है। लेकिन तभी अभिजीत उसकी दूसरी आंख में भी कांच के टुकड़े को घुसा देता है। वो गार्ड नीचे गिर जाता है और दर्द के मारे तड़पने लग जाता है। अभिजीत गुस्से से चिंघाड़ा, तेरी इतनी जरूरत कि तूने मेरे प्यार पर नजर डाली? जब मैं उसे किसी के साथ शेयर तक नहीं कर सकता तो फिर उसकी पेंटिंग कैसे कर सकता हूँ? तूने उस पेंटिंग को देखकर बहुत बड़ा गुनाह किया है जिसकी सजा मैं अब दूंगा। अभिजीत ने कहने के बाद उसके ऊपर मिट्टी का तेल डाला और लाइटर फेंक कर आग लगा दी और गार्ड जिंदा जलने लगता है। वो जोर जोर से चिल्ला रहा था पर अभिजीत बड़े आराम से चेयर पर बैठकर उसको तड़पते हुए देख रहा था, मानो जैसे उसकी चीख उसको बहुत सुकून दे रही थी। और फिर एक समय ऐसा आया जब आग की लपटें बढ़ने लगी और वो गार्ड मर गया। अभिजीत इविल स्माइल के साथ बोला, इससे भी कहीं ज्यादा आग है हमारे अंदर और उस आग को सिर्फ तुम बुझा सकती हो राजकुमारी सरायना। और देखना, बहुत जल्द तुम बुझाओगी भी। अभिजीत पेंटिंग में हाथ फेरते हुए बोला, जल्द मुलाकात होगी तुमसे, तुम्हारे जिस्म की खुशबू चुरानी है हमें। ये बोलकर अभिजीत उस कमरे से पेंटिंग लेकर चला गया। जलमहल का विशाल शयन कक्ष आज बेहद सुंदर लग रहा था। अभियुक्त की सिंगापुर की बिजनेस यात्रा पर जाने के कारण सिया अकेली थी। चांदनी खिड़की से छन कर आ रही थी और उसके सुनहरे बालों पर चमक बिखेर रही थी। वो गहरी नींद में सोई हुई थी पर उसकी एक बाह अभियुक्त के तकिए पर थी, मानो उसकी अनुपस्थिति में भी उसके स्पर्श की तलाश हो। अचानक दरवाजे की कुंडी में धीमी सी खरखराहट की आवाज आई, फिर एक धीमी चरमराहट भरी आवाज और दरवाजा धीरे से खुल गया। दो काले साए सावधानी से कमरे में दाखिल हुए। उनके कदमों की आवाज गलीचे में दब रही थी। पहला शख्स फुसफुसाते हुए बोला, सो रही है, बिल्कुल परी जैसी। दूसरा शख्स घुर्राते हुए बोला, जल्दी करो, काम खत्म करो। वो बिस्तर के पास पहुंची। एक ने सिया के मुंह पर तेजी से हाथ दबाने की कोशिश की। सिया की आंखें एकाएक खुल गईं। भय और आतंक से चौंकी हुई। उसने जोरदार संघर्ष शुरू कर दिया। वो उनकी पकड़ से छूटने के लिए तड़पने लगी, लात घूंसे मारने लगी। सिया दबी हुई घबराती हुई बोली, छोड़ो मुझे, तुम यहाँ से चले जाओ। पहला शख्स गुर्राते हुए बोला, शांत रहो बिटिया, दर्द नहीं होगा। संघर्ष के बीच दूसरे शख्स ने एक रुमाल निकाला जिस पर कोई रासायनिक द्रव्य डला हुआ था। सिया ने एक जोरदार चीख मारने की कोशिश की पर लेकिन उसकी आवाज रुमाल में दब कर रह गई।
उसने कुछ सेकंड और चूचने की कोशिश की। उसकी नीली आंखें भय और विद्रोह से चौड़ी हो गईं। फिर धीरे धीरे उनमें जान फीकी पड़ने लगी। उसका शरीर ढीला पड़ गया और वो बेहोश होकर चुप हो गई। पहला शख्स तुरंत अपना फोन निकालता है, डायल करता है और जोर से बोलता है। पहला शख्स बोला, सर काम हो गया है, सिया हमारे कब्जे में है, हम अब निकल रहे हैं। आखिर कौन है दोनों अनजान शख्स और उन्होंने किसके कहने पर सिया को किडनैप किया? क्या करने वाला था अभिजीत? क्या होगा जब अभियुक्त को सिया के न होने का पता लगेगा? जानने के लिए सुनिए कहानी का अगला भाग। हैं तो वो अपना सिर पकड़कर बैठ जाती है। सिया चौंकते हुए इधर उधर देखने के बाद बोली, अरे ये मैं किस जगह हूँ? सिया एकदम से घबरा जाती है। ये उसका महल नहीं था, बल्कि ये अलग जगह थी जो शायद किसी नदी के पास जंगल में थी। तब एक औरत सिया के पास आती हुई बोली, अरे घबराएं नहीं हमसे, हम आपकी होने वाली सास माया राठौर हैं। ये सुनकर सिया को एकदम से झटका लगता है और वो उस औरत से बोली, हमें कुंवर जी के पास जाना है, कृपया हमें जाने दे, नहीं तो वो परेशान हो रहे होंगे। माया सिया के सिर पर हाथ रखकर बोली, उफ, तुम्हारी ये मासूमियत सराहना हमारे बहुत काम आएगी। माया ने एक गहरी सांस लेने के बाद कहा, तुम्हारी इसी खूबसूरती ने तो सबको दीवाना बना रखा है, यहाँ तक कि तुम्हारी माँ ने भी मेरे पति को दीवाना बना दिया था और अब उसकी बेटी ने मेरे बेटे को। पर चिंता न करो, अपने बेटे की खुशी तो मैं पूरी करूंगी ही, तुम्हें उसका बना कर ही छोड़ूंगी। ये बोलने के बाद माया वहाँ से देखकर चली गई। सिया भी बिस्तर से उठकर माया के पीछे जाने लग जाती है, पर तब तक दरवाजा बंद हो चुका होता है। वो जोर जोर से दरवाजे पर हाथ मारते हुए बोली, कृपया दरवाजा को खोले, हमें कुंवर जी के पास जाना है। कुंवर जी हमें निकाले यहाँ से। सिया रोते रोते दरवाजे से ही सटकर बैठ जाती है। उसको समझ में नहीं आ रहा था कि वो यहाँ क्या कर रही थी। वो तो अपने कमरे में सो रही थी और अचानक से कुछ लोग आ गए और उसके बाद उसे कुछ याद नहीं। माया नीचे जाकर वहाँ काम कर रहे सभी नौकरों से बोली, खबरदार, जो किसी ने भी उस लड़की की मदद की, जिसने भी ऐसा किया ना, उसके पूरे खानदान को खत्म करवा देंगे हम। ये नसीहत देने के बाद फिर लंबे लंबे कदम भरते हुए वो वहाँ से चली जाती है। सिया की आवाज नीचे तक आ रही थी, पर कोई चाह कर भी कुछ नहीं कर सकता था। सिया यहाँ पिछली रात से थी। वो बेहोश थी जब अभिजीत के आदमी उसको लेकर यहाँ आए थे। अभिजीत के लिए लड़कियों की कमी नहीं थी, वो हमेशा हर रात किसी न किसी के साथ होता ही था। लेकिन जब से सिया इस कमरे में बेहोश है, वो बस सिया को छोड़कर चला गया था। शायद अभिजीत को सचमुच में सिया से प्यार हो गया था, या शायद वो कुछ बड़ा प्लान कर रहा था। 2 दिनों के बाद पूरे राजस्थान की पुलिस सिया को ढूंढने में जुटी हुई थी। अभियुक्त समर और समय अब वापस इंडिया आने वाले थे। प्रतापगढ़ से सौंदर्य और हर्ष भी झील महल आ चुके थे, जो सिया की तस्वीर देखकर रोए जा रहे थे, पर अभी तक सिया का कुछ पता नहीं चला था। आराध्या और ऐश्वर्या मिलकर स्वर्णा को संभाल रही थीं, जिनकी तबीयत काफी ज्यादा बिगड़ चुकी थी। उधर हर्ष गुस्से में राजवीर को अलग ही सुनाए जा रहे थे कि जब उन्हें पता चला कि सिया उनकी बेटी है, तो वो लोग किस रिश्ते से सिया को झील महल में अकेले रुकवाए हुए थे। अभियुक्त की फ्लाइट इंडिया लैंड कर चुकी थी और वो महल की तरफ आ रहा था। राजवंश महल के मेन गेट पर एक काली गाड़ी बिजली की स्पीड से आती है और एक जोरदार ब्रेक की आवाज के साथ रुकती है। दरवाजा खुलता है और अभियुक्त बाहर निकलता है। उसके कपड़े अभी भी सिंगापुर की फ्लाइट जैसे हैं, लेकिन उसके चेहरे पर थकान नहीं, बल्कि एक इम्पेशेंस है सिया से मिलने की। उसके कदम तेज हैं, आंखों में एक चमक है, लेकिन जैसे ही वो अंदर दाखिल होता है, वातावरण में छाए सन्नाटे की चादर उसे तुरंत महसूस होती है। महल का माहौल सामान्य से कहीं ज्यादा तनावग्रस्त और शांत लग रहा है। उसकी अंतरात्मा चीख उठती है, कुछ गड़बड़ है। वो सीधे सिया के कमरे की ओर बढ़ता है। दरवाजा खुला है, कमरा साफ सुथरा है पर सुनसान। बिस्तर बना हुआ है पर कोई नहीं है। अभियुक्त का दिल एक जोरदार धड़कन के साथ धंस जाता है। वो पलटता है और गुस्से से चीखता है। उसकी आवाज महल की दीवारों में गूंज उठती है। अभियुक्त चिल्लाया, सिया कहाँ है? कोई है? जवाब दो।
दो गार्ड तुरंत दौड़े आते हैं। उनके चेहरे पीले पड़े हैं। वो एक दूसरे की ओर देखते हैं, जवाब देने से कतराते हैं। अभियुक्त एक गार्ड का कॉलर पकड़कर बोला, बोल मेरी सिया कहाँ है? आखिरी बार कब देखा था तुमने? एक गार्ड कांपते हुए बोला, हुजूर कल रात खाने के बाद। अभियुक्त उसे जोर से झकझोरते हुए बोला, कल रात और आज सुबह दोपहर? तुम सोए क्यों थे? तुम्हारी नौकरी ही क्या है? वो उस गार्ड को एक और धकेल देता है और दूसरे पर बिगड़ता है। उसका गुस्सा एक सीमा पार कर चुका है। उसकी आंखों में खून उतर आया है। तभी राजवीर तेजी से वहां पहुंचता है। उसके चेहरे पर चिंता की रेखाएं हैं। राजवीर बोला, अभी शांत हो जाओ, हम सब खोज रहे हैं। अभियुक्त चिल्लाते हुए बोला, शांत हो जाओ? आपने कहा था ना कि आप उसका ख्याल रखेंगे। मेरा सिंगापुर जाने का मन नहीं था, मैं नहीं जाना चाहता था, पर आपने ही जोर दिया। बिजनेस जरूरी है, मैं देख लूंगा। तो बताइए मेरी सिया कहाँ है? आपका ख्याल कहाँ गया? उसकी आवाज में सिर्फ गुस्सा नहीं बल्कि एक गहरा आघात और विश्वासघात का एहसास है। वो एक और गार्ड के पास जाता है जो पीछे हटने की कोशिश कर रहा है। अभियुक्त उसे हवा में उठा लेता है। उसकी ताकत से सब दंग रह जाते हैं। अभियुक्त गरजते हुए बोला, तुमने देखा उसे? तुमने कुछ देखा? बोल। दूसरा गार्ड बोला, नहीं हुजूर, मैंने नहीं। अभियुक्त उसे जोर से फर्श पर पटक देता है। गार्ड की कराहती आवाज गूंजती है। अभियुक्त गुस्से में बोला, कोई है जो बताएगा उसे कहाँ ले गए हैं? वो पागलों की तरह महल के अंदर भागता है। उसकी नजर सीधे महाराजा हरिकृष्ण पर पड़ती है जो अपने कक्ष की ओर जा रहे थे। अभियुक्त सीधे उनके सामने जा खड़ा होता है। उसका सीना जोर जोर से धड़क रहा है। अभियुक्त अपनी आवाज में गुस्सा और गुहार दोनों एक साथ लाते हुए बोला, महाराज, आपने कहा था ना, आपने वादा किया था, अगर हम गद्दी संभालेंगे तो आप हमें सिया देंगे। लीजिए, हमने संभाल ली। हम आपके सारे काम करते हैं, हर जिम्मेदारी उठाते हैं। अब दीजिए हमें हमारी सिया वापस दीजिए। उसे कहाँ छिपा रखा है आपने? उसकी आवाज भर्रा गई है। आंखों में गुस्से के आंसू हैं। वो एक जंगली जानवर की तरह लग रहा है जिसका बच्चा कोई छीन ले गया हो। महाराजा हरिकृष्ण दुखी आवाज में बोले, अभी शांत हो जाओ। हमने तुम्हारी सिया को कहीं नहीं छिपाया है। ये तुम्हारा घर है और वो हमारी बहू है। हम सब मिलकर। लेकिन अभियुक्त तो सुनना नहीं चाहता। वो अपने सिर पर हाथ मारता है और पीछे की ओर मुड़ता है, दर्द और गुस्से से चीखता हुआ, नहीं, कोई बताएगा, कोई जानता है, हमें वो वापस चाहिए किसी भी कीमत पर। एक और अभियुक्त का पागलपन और गुस्सा है तो दूसरी ओर एक अंधेरे उमस भरे कमरे में सिया का सिसकना जारी था। वो एक छोटे से बिस्तर पर सिमटी हुई है, घुटनों में सिर छुपाए। उसके सुनहरे बाल आंसुओं से भीगे हुए हैं। अंधेरे में उसकी नीली आंखें डरी हुई और बेहद उदास हैं। चारों ओर सन्नाटा है, सिर्फ जंगल की आवाजें और उसका रोना सुनाई दे रहा है। सिया फुसफुसाते हुए टूटी हुई आवाज में खुद से बोली, कुंवर जी, आज मुझे बचा लो, मैं डर रही हूँ, यहाँ से ले जाओ मुझे। वो बेबस है और इस वक्त बंद है एक कमरे में। बार बार उसके मन में बस एक ही इमेज घूम रही है जो अभियुक्त की है। वो जानती है कि उसके लिए वो आएगा, पर कब, बस यही नहीं पता। इधर महल में तनाव चरम पर है। हर्षवर्धन, समर, महाराजा सहित कई लोग एक ही जगह मौजूद हैं। हर्षवर्धन गुस्से से मेज पर मुक्का मारते हुए बोला, कोई हमें बताएगा यहाँ क्या हो रहा है? हमारी बेटी को कोई उठा कर ले गया। अरे क्या फायदा इस राजवंश के गार्ड्स का जब वो एक बच्ची की देखभाल नहीं कर पाए। चारों तरफ नाकाबंदी है, वो कहाँ जाएगी राजस्थान के बाहर? हम ढूंढ लेंगे अपनी बच्ची को। तभी एकाएक दरवाजे की ओर से एक कड़क आवाज गूंजती है। अभियुक्त अंदर आते हुए बोला, कोई जरूरत नहीं है इसकी। सबकी नजरें अभियुक्त पर टिक जाती हैं। वो अंदर आते हुए बोला, कोई जरूरत नहीं है इसकी आपको या किसी और को सिया के बारे में सोचने की, उसके लिए कुछ करने की। आपका कोई हक नहीं है सिया पर, क्योंकि आपका उनसे कोई रिश्ता ही नहीं है। समर अचानक कुर्सी से खड़े होते हुए बोला, क्या कहा आपने? जरा फिर से बोलिए तो। अभियुक्त बोला, किसी का कोई हक नहीं है हमारी सिया के ऊपर, चाहे वो कोई भी रहे। वो सिर्फ हमारी है। जब सिया अकेली थी, जब उसे सबसे ज्यादा जरूरत थी, तब कहाँ थे आप? आपका प्यार कहाँ गया था? हाँ, हर्षवर्धन ने जबड़े भींचते हुए कहा।
इसका जवाब हम आपको देना जरूरी नहीं समझते। हमारी सिया से अभियुक्त बात काटते हुए गुस्से से पास की दीवार पर जोरदार मुक्का मारते हुए बोला, अरे नहीं, वो आपकी सिया नहीं है। हमने कहा ना, वो बस हमारी है। उनसे रिश्ता जोड़ने की कोशिश मत कीजिए, वो हमारी है। उन पर सिर्फ हमारा हक है और किसी का नहीं। ये बोलता हुआ वो दीवार पर एक और मुक्का जड़ देता है। उसके हाथ की पट्टी से खून रिसने लगता है। महाराजा तेज आवाज में बोले, अभियुक्त, बेटी है वो इनकी। अभियुक्त तेजी से उनकी तरफ घूमकर बोला, वो जान है हमारी। एक पल के लिए पूरा कमरा सन्नाटे में डूब जाता है। अभियुक्त का सिया के प्रति ये पागलपन सबको स्टंट कर देता है। हर्षवर्धन गुस्से में दांत पीसते हुए बोला, जबान संभाल कर बात करो अभियुक्त। आप एक पिता के सामने उनकी बेटी के बारे में बात कर रहे हैं। अभियुक्त गुस्से में पास में एक कांच के टेबल पर जोरदार लात मार देता है और टेबल चकनाचूर हो जाता है। अरे कौन सा पिता? वो किसी की कुछ नहीं है, वो सिर्फ हमारी है। उन पर सिर्फ हमारा हक है। हमारे बिना तो आप जान भी नहीं पाते कि आपकी बेटी जिंदा भी है। गद्दी बचाने के लिए बेटी छोड़ दी। क्यों? सही कहा ना हमने? आज अचानक से आपको अपनी बेटी की याद कैसे आ गई? अरे बोलो ना। उसकी आवाज पूरे महल में गूंज उठती है। तभी कमरे के दूसरे छोर से एक शांत पर तीखी आवाज सुनाई देती है, और आपका कोई हक नहीं बनता एक पिता से उसकी बेटी के बारे में सवाल करने का। होने वाले हुक्म सा, आखिर आप लगते क्या हैं हमारी राजकुमारी के? सबकी नजरें एक साथ दरवाजे पर टिक जाती हैं। जो दरवाजे पर खड़ा है उस पर सब हैरान हैं। अभियुक्त की आंखों का रंग और गहरा हो जाता है। उसकी लाल आंखें दरवाजे पर गड़ जाती हैं। उसके हाथों की नसें तनाव से फूलने लगती हैं। आखिर कौन था ये इंसान जो सिया को अपनी राजकुमारी बता रहा था? जब सिया के पिता वहां थे तो फिर सामने खड़ा शख्स कौन था? क्या होगा सिया का और कैसे निकलेगी दुश्मनों के चंगुल से? जानने के लिए सुने कहानी का अगला भाग। राजवीर हैरानी से उसकी ओर देखते हुए बोला, हर्षिल शेखावत? और यहाँ? सामने हर्षिल खड़ा था जिसको सब हैरानी से देख रहे थे। हर्षिल शेखावत सौंदर्या का बड़ा बेटा था, सराणा का बड़ा भाई। अभियुक्त के साथ ही इसने इंडिया से बाहर रहकर पढ़ाई की थी। अभियुक्त और इनकी बचपन से कभी नहीं बनती थी। बचपन से अब तक दोनों का सामना भी बहुत कम हुआ है और आज जब फिर से मिले तो हालात बद से बदतर थे। हर्षिल अंदर आते ही महाराज की तरफ देखता हुआ बोला, प्रणाम महाराजा सा, और आप सभी को हमारा प्रणाम। राजवीर उसको देखकर टेढ़ी नजर से बोला, आप यहाँ क्या कर रहे हैं युवराज? तभी अभियुक्त ने दरवाजे पर इतनी जोर से हाथ मारा कि दरवाजे के साथ साथ सभी कांप उठे। अभियुक्त बिना किसी से कुछ कहे ही तेज कदमों से बाहर की ओर चला गया। समर ने अपना सिर हिलाते हुए शक्ति और राजवीर की ओर देखते हुए कहा, जाएं देखें उन्हें, बहुत गुस्से में हैं। इसका मतलब वो महल में नहीं रुकेंगे, कहीं खुद को ही नुकसान न पहुंचा लें। ये सुनते ही दोनों अभियुक्त के पीछे पीछे भागे। उधर दूसरी तरफ सिया आईने के सामने बैठकर खुद को देख रही थी। जहाँ लोग खूबसूरत होने के लिए ऊपर वाले के शुक्रगुजार होते हैं, वहीं सिया को इस श्राप से कम नहीं लग रहा था। वो आंखों में नमी लिए वहीं बैठी हुई थी। 3 दिन से बिना खाए पिए उसके शरीर में अब ताकत ही नहीं बची थी। वो खुद से बड़बड़ाई, काश इस वक्त अभियुक्त मेरे पास होते। काश मैं उनको गले लगा पाती, उनको बोल पाती कि मैं उनसे कितना प्यार करती हूँ। काश मैं उनको बता पाती कि मैं उनके साथ पूरी जिंदगी बिताना चाहती हूँ। लेकिन ये मैं कहाँ फंस गई हूँ। मुझे खुद की खूबसूरती पर आज गुस्सा आ रहा है। ये कहते हुए अचानक से उसने पास पड़े सामान को जोर से शीशे पर फेंक दिया। तेज आवाज के साथ शीशा टूटकर बिखर गया। जिसकी आवाज उस तरफ आ रहे अभिजीत के कानों में पड़ी तो वो दौड़ता हुआ सिया के कमरे में आ गया। सिया अस्त व्यस्त हालत में घुटनों में सिर छिपाए रो रही थी। उसकी पीठ दरवाजे की तरफ ही थी। अचानक किसी के आने की आहट सुन सिया झट से पीछे पलटी। नजर उठाकर सामने की ओर देखा तो उसके होश उड़ गए। सामने कुर्सी पर बैठा अभिजीत उसकी पीठ को घूर रहा था। सिया ने कांपते हाथों से खुद को दुपट्टे में अच्छी तरह से छिपा लिया। जिसे देखते ही अभिजीत बोला, अरे अरे अरे, क्या कर रही हैं आप राजकुमारी जी? कुछ वक्त के बाद तो आपको हमारे सामने अपने जिस्म से दुपट्टा तो क्या, हर एक कपड़ा गिराना है। ये बोलकर अभिजीत सिया के पास आ जाता है। सिया सरकते हुए पीछे बिस्तर से टकरा जाती है। अभिजीत सिया के बालों में अपनी नाक घुसाकर सूंघने की कोशिश करता है।
सिया घिन के मारे अभिजीत को दूर करने लगती है, जिससे अभिजीत को गुस्सा आ जाता है और वो सिया के बालों को जोर से मुट्ठी में पकड़ता हुआ उसके गालों में एक थप्पड़ लगा देता है। सिया के गोरे गोरे गालों में अभिजीत के हाथों की 5 उंगलियों के निशान छप जाते हैं। अभिजीत गुर्राया, बहुत तड़पाया है तूने मुझे, आज बताता हूँ कि मैं क्या चीज हूँ। ये बोलकर अभिजीत बेशर्मों की तरह सिया के दुपट्टे को खींचने लगता है कि तभी उसके फोन में दुष्यंत की कॉल आती है। रे, ये मुझे कॉल क्यों कर रहा है? इसका मतलब कुछ जरूर अर्जेंट होगा। मैं इसके सामने वो बातें नहीं कर सकता। अभिजीत ये बोलकर सिया को एक नजर देखने के बाद उसको छोड़कर बाहर निकल जाता है। उसके बाहर जाते ही माया के साथ 3 लड़कियां सिया के कमरे में आती हैं। माया ने सिया को गुस्से से देखते हुए कहा, चलो अब जल्दी से तैयार हो जाओ, आज शुद्धिकरण है तुम्हारा और कल से तुम बनोगी हमारे बेटे के मन बहलाने का जरिया। ये बोलने के बाद माया ने उन तीनों लड़कियों की तरफ देखते हुए कहा, जल्दी तैयार कर दो इनको। ये बोलकर माया कमरे से निकल गई। वो सब लड़कियां छोटी उम्र की थीं, शायद 17 या 18 साल की। उनमें से एक का नाम जूली था। वो सिया के पास आकर बोली, आप ये कपड़े बदल लो जीजी, वरना हम सबको सजा मिलेगी। सिया ने नजर उठाकर देखा तो वहाँ 3 लड़कियां खड़ी थी जो बड़ी उम्मीद से सिया को देख रही थी। सिया झट से ना में सिर हिला देती है। ये देख उनमें से सबसे छोटी लड़की बोली, आप कितनी खूबसूरत हैं, आप किसी रियासत की राजकुमारी है ना? सिया ने फिर से ना में सिर हिलाते हुए कहा, हमारे बाबा साहब राजमाली हैं। सिया की ये बात सुनते ही तीनों एक दूसरे को ऐसे देखने लग जाती हैं जैसे सिया ने अपना ये राज बताकर कोई गुनाह कर दिया हो। चंदा ने मायूसी के साथ कहा, ओ, तभी आपको हैवान से बचाने कोई नहीं आ रहा। इसका मतलब अब कोई नहीं बचा पाएगा आपको। चंदा और मोनिका उससे जूली के साथ ही आई थी। चंदा की बात सुनकर जूली ने उसे चुप रहने का इशारा किया और खुद उन सबको वहाँ से लेकर चली जाती है। बाहर निकलते ही चंदा बोली, क्या हुआ जीजी, आपने हमें चुप रहने को क्यों कहा? चंदा की बात सुनकर जूली अफसोस करते हुए बोली, उनको इतना ज्यादा खूबसूरत नहीं होना चाहिए था। देखना, उनकी खूबसूरती ही उनको ले डूबेगी। उधर झील महल में हर्ष अपने साथ हर्षिल को भी ले गए। महाराजा शाह को अभी भी कोई पछतावा नहीं था। सब अपनी तरफ से कोशिश कर रहे थे, पर उनकी गलती ये थी कि वो लोग सिया को झील महल के पास छोड़कर हर जगह ढूंढ रहे थे। उनको लग रहा था अगर सिया वहाँ नहीं है तो पूरे राजस्थान में कहीं नहीं है, पर सिया तो उनसे चंद मिनट की ही दूरी पर थी। दूसरी तरफ भरी दोपहर में चारों तरफ हर जगह रेत ही रेत दिख रही थी। जहाँ तक नजर जा रही थी वहां तक सूखा हुआ रेगिस्तान कब्जा जमाए हुए बैठा था। दूर दूर तक छोटे छोटे कांटे वाले पेड़ या सूखे घास नजर आ रहे थे। वहां की गर्मी जानलेवा थी। इन सब के बीच से गुजर रही थी बहुत सारी कारें, जिनमें से एक पर अभियुक्त ब्लैक कार में अपने काफिले के साथ गुजर रहा था। अभियुक्त की आंखें बिल्कुल लाल थीं, जो बता रही थी उसके गुस्से में कितना दर्द होगा। अभियुक्त को सिया की एक एक बात याद आ रही थी। उसका झील के पानी से खेलते हुए खिलखिलाने से लेकर सिया के साथ बिताया ऑफिस में आखिरी पल। उसे अब भी अफसोस हो रहा था कि वो सिया को छोड़कर क्यों गया। उसको आज खुद पर ही गुस्सा आ रहा था। अभियुक्त ने एक झटके में अपनी कार को ब्रेक लगाया और वो बुरी तरह हाँफ रहा था। वो झटके से कार का दरवाजा खोलकर बाहर आ गया। ऊपर देखते हुए जोर जोर से सांस लेने लगा। कुछ देर बाद उसने लंबी सांस ली और जोर से कार के बोनट पर हाथ मारते हुए चिल्ला पड़ा, आप कहाँ चली गई सिया? प्लीज हमारे पास आ जाए, हम तड़प रहे हैं आपके बिना। काश कि हम नहीं जाते आपको छोड़कर। अभियुक्त फिर से आसमान की तरफ देखकर सीरियस होकर बोला, ये वादा है हमारा आपसे कि आपके जितने भी आंसू गिरेंगे हम उतनी लाशें बिछा देंगे। बस एक बार आप मिल जाएं, फिर आपको सिया से सराहना अभियुक्त सिंह राजवंश बनने से कोई नहीं रोक सकता। इधर सिया अपने सूजे गाल पर उंगलियों के निशान को छूकर अभियुक्त के साथ बिताए पल याद कर रही थी। कैसे वो सिया की एक सिसकी सुनकर सब छोड़कर उसके पास दौड़ा चला आता था। वो एक राजमाली की बेटी थी, पर अभियुक्त ने उसको कभी ये महसूस होने नहीं दिया था। इतना बड़ा आदमी होने के बाद भी कैसे वो हर बार सिया के पास उसके ठुकराने के बाद भी प्यार से आता था। गुस्सा भी दिखाता था तो उसके होठों को चूम कर प्यार से। सिया के लिए वो पूरे समाज से लड़ पड़ा था।
सिया की आंखों से आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे, जिनको वो बेदर्दी से पोंछ रही थी, पर बार बार वो निकल ही आ रहे थे। अचानक सिया के कानों से चंदा और झूली की रोने की आवाज जा टकराई। सिया अभी तो उनसे मिली थी, इसलिए वो खुद को रोक न सकी और बिस्तर से उतरकर दरवाजे की ओर भागी। दरवाजा खुला हुआ था। सिया अब नीचे पहुंच चुकी थी। उसने देखा कि नीचे झूली और चंदा एक दरवाजे को पीट कर रो रहे थे। दरवाजे की दूसरी तरफ से मोनिका की दर्दनाक चीखें बाहर आ रही थी। झूली और चंदा सिया को देखते ही उससे लिपट गए। सिया बच्ची नहीं थी, उसको गलत का अंदेशा हो रहा था। सारे नौकर सिर झुकाकर वहीं खड़े थे। सामने माया आराम से सेब खा रही थी, जैसे कुछ चोर उसको सुनाई ही न दे रहा हो। आखिरकार कुछ देर के बाद मोनिका की चीखें आना बंद हो गईं। अभिजीत दरवाजा खोलकर बाहर आया। उसके कंधे में मोनिका की लाश थी। वो बेरहमी से उसको जमीन पर पटकते हुए जाकर चेयर में बैठ गया, जिसको देखकर सिया सुन्न रह गई। सिया की आंखों में खौफ उतर आया। सारे नौकर अपने अपने काम में जुट गए। सिया की आंखों के सामने अभी भी मोनिका का चहकता हुआ चेहरा घूम रहा था। उसके अस्त व्यस्त कपड़े और शरीर के निशान बयां कर रहे थे कि उसके साथ कितनी दरिंदगी की गई होगी। जूली और चंदा मोनिका की लाश से लिपट कर उसको उठाने लगे। उनका रोना किसी पत्थर को भी पिघला सकता था। अभिजीत बेशर्मी से बोला, बहुत कमजोर लड़की थी, ये इतनी कमजोर होगी हमने सोचा भी नहीं था। तभी माया ने सख्त लहजे में कहा, चिंता क्यों करते हो, अभी भी 2 बाकी हैं और बोनस में राजकुमारी भी तो है। जिसका मन है उसको ले जा बेटा, आपके लिए ही इनको खरीदा है। माया ने ये कहते हुए आज जो हैवानियत की सारी हदें पार कर दी थी। सिया अब और चुप नहीं रह सकी। वो गुस्से में अभिजीत के कॉलर को पकड़कर बोली, आप लोग इंसान हो या जानवर, ऐसा कैसे कर सकते हो किसी के साथ? पता है उस बेचारे की उम्र कच्ची थी। तभी एक तड़ाक की आवाज आई और सिया का मुंह दूसरी तरफ झुक गया। अभिजीत उसके बालों को पकड़कर चीखा, अपने हाथ में रहें आप, वरना शादी से पहले सुहाग रात मनाने में हमें कोई परेशानी नहीं है। ये कहते हुए उसके होंठ सिया के होंठों के काफी करीब आ गए। सिया तड़पते हुए बोली, छोड़े हमें, हमसे दूर रहे, समझे, जाने दे हमें। कुंवर जी बच जाइए। आज कोई कुंवर जी नहीं आएंगे। आज मैं बताऊंगा कि किसी को इतना तड़पाने का अंजाम क्या होता है। आज सारे बदले मैं सूद समेत निकालूंगा और कोई भी हमारे बीच नहीं आएगा। तुम्हारा आज वो हश्र करूंगा कि तुम सपनों में भी मुझसे डरोगी। ये बोलता हुआ अभिजीत सिया के बाल को पकड़कर जबरदस्ती घसीटते हुए कमरे में ले जाने लगा। नहीं छोड़ दो, मुझे। सिया चीखती रही, लेकिन उसके इस दर्द को सुनने वाला कोई भी नहीं था। क्या आज सिया अभिजीत के हवस की भेंट चढ़ जाएगी? क्या सिया पर हुए जुल्म का हिसाब लेगा अभियुक्त? जानने के लिए सुने कहानी का अगला भाग। तभी सिया ने अभिजीत की हथेली पर जोर से काट लिया। अभिजीत ने झटके से उसे छुड़ाते हुए कहा, तेरी ये जरूरत तो रुक, अभी बताता हूँ। इससे पहले कि अभिजीत कुछ कर पाता, सिया भागकर ऊपर के कमरे में पहुंच गई और अंदर से कुंडी लगा ली। ये देख अभिजीत शैतानी हंसी में हंसते हुए बोला, बहुत चालाक है लड़की, इसीलिए तो मुझे सबसे ज्यादा पसंद है। ये कहने के बाद उसने बाकी दोनों लड़कियों चंदा और जूलिया की तरफ देखते हुए कहा, तुम जाना चाहती हो तो ठीक है, जाओ, और इसका खामियाजा तो कोई और भुगतेगा ही। ये बोलते ही अभिजीत ने जाकर चंदा को पकड़ लिया। चंदा समझ गई थी कि उसकी हेल्प आज करने भगवान भी नहीं आने वाले थे। उधर झील महल में प्रतिभा रंजीत को साफ मना कर चुकी थी कि वो महल वालों के लफड़े में ना पड़े, और रंजीत खुद भी डरपोक स्वभाव का ही था। वो खुद दुबका पड़ा था। वो लोग महल छोड़ने का सोच रहे थे। प्रतिमा अपने सारे जेवरात और सामान समेट चुकी थी। वो लोग कभी भी महल छोड़ सकते थे। अभियुक्त रात के 3:30 बजे महल आया तो सभी हॉल में ही बैठे थे। अभियुक्त को देख सभी सोफे से उठ खड़े हुए। अभियुक्त की हालत देखकर सब चौंक गए थे। हमेशा खुद को मेंटेन रखने वाला लड़का जो हमेशा सलीके से रहता था, उसकी आज क्या हालत थी? उसको खुद का कोई होश नहीं था। अभियुक्त की जलती आंखें जैसे हर्षिल पर पड़ी। वो जोर से चिल्ला उठा, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुमसे कहा था ना कि हमसे दूर रहो हमारे मामले से। हर्षिल भी उस वक्त काफी गुस्से में था। वो भी बोल पड़ा, तुम ये बात अपने घर वालों और खुद को क्यों नहीं समझाते? सराहना हमारी बहन है, समझे?
हम उन्हें किसी ऐसे इंसान के पास नहीं छोड़ सकते जो इंसान के नाम पर जानवर हो। अभियुक्त तेज आवाज में बोला, ये बात तुम अपने बाबा साहब से क्यों नहीं पूछते? अभियुक्त हर्ष की तरफ गुस्से से बढ़ता है। तभी पीछे से राजवीर और शक्ति उसको पकड़ लेते हैं, पर वो वहीं से हर्ष की ओर देखकर बोलता है, जवाब दें आप अपने बेटे को। गद्दी के लालच में इतने अंधे हो चुके थे कि अपनी कुछ महीनों की बेटी भी नहीं दिखी। आप बोल देने से बाप नहीं हो जाता, जरूरत पड़ने पर साथ खड़े रहना भी पड़ता है। इस वक्त हर्ष बहुत बेबस नजर आ रहे थे। सौंदर्या को समझ में नहीं आ रहा था कि अभियुक्त बोलना क्या चाह रहा है, पर हर्ष को पता था कि उसने सालों पहले महाराजा सा के बहकावे में आकर जो गलती की है उसका प्रायश्चित इस जन्म में तो नहीं हो सकता है। प्रतिमा और रंजीत सीढ़ियों से नीचे उतर रहे थे। हर्षिल ने उनकी ओर देखकर कहा, आपके फूफा फूफी ने कान भरे हैं। ये सुनते ही प्रतिमा और रंजीत एकदम से सकपका गए। अभियुक्त बोला, तो इसका मतलब ये हुआ कि राजा सा का कोई खुद का नजरिया ही नहीं है, या ये इतने कमजोर हैं कि किसी के कुछ बोल देने से ही अपनी बेटी को खुद से दूर कर सकते हैं। मान लो कि आज इनको सिया मिल भी गई तो कल को फिर इनका कोई कान भर देगा तो ये फिर से सिया को छोड़ देंगे, है ना? इस बार हर्ष चिल्ला कर बोला, अभियुक्त जबान संभाल के। समर बोला, अभी पुराने मुद्दे उखाड़ने से कुछ नहीं होगा, बेहतर होगा कि हम अभी के हालात पर ध्यान दें। अभियुक्त बोला, किसको छोड़ दें? ये सब हुआ ही आप लोगों की लापरवाही की वजह से है। अगर आप लोग पहले ही कुछ करते तो आज हमारी सिया हमारे पास होती। इन सभी के बीच एक ऐसा इंसान भी मौजूद था जो पूरी तरह से हैरान था। वो थी निहारिका। उसको अपने कानों पर विश्वास ही नहीं हो रहा था। उसको अपने हाथों से सब कुछ छूटता हुआ महसूस हो रहा था। सिया वो खोई हुई राजकुमारी सरायणा थी जो प्रतापगढ़ की इकलौती हकदार थी। निहारिका सालों से सरायणा के बारे में सुनती आ रही थी कि उसकी खूबसूरती का दूर दूर तक कोई सानी नहीं है, और ये चीज अब निहारिका ने खुद देख भी ली थी। सरायणा के लिए दो शक्तिशाली राजा आपस में लड़ रहे थे। दूसरी ओर प्रतिमा और रंजीत अभियुक्त को ऐसे देखकर बोल उठे, अभी लाडे सर, आप इन सब पर विश्वास कर रहे हैं? हम लोगों ने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। आप क्यों पड़े हैं इन सब के चक्कर में? पिछले 4 दिनों से आपने न खाया है न पिया है और न ही अच्छे से सो पाए हैं। छोड़ दीजिए उस सिया को, आपको उससे भी सुंदर लड़कियां मिलेंगी, और वैसे भी प्रतापगढ़ तो आपके नीचे ही आता है। स्वर्णा कुछ बोलने को उठी, पर समय ने उनको रोक दिया। समय की नजर अभियुक्त पर थी जो शायद किसी का इंतजार कर रहे थे। तभी बाहर से कोई अंदर आया। उसके साथ 15-20 बॉडीगार्ड थे। शक्ति के मुंह से निकला, विराट, तुम और इस वक्त? सब अभी आए विराट की तरफ देख रहे थे। अभियुक्त भी पलटकर विराट को देखने लगा। अभियुक्त को देखते ही विराट बोला, हुक्म सा, हुक्म रानी सा मिल गई। ये सुनते ही स्वर्णा खुशी से चहचहा उठी और बोली, हमें पता था लाडे सर, आप पता कर ही लेंगे। हमने और सौंदर्या ने अभियुक्त और सराहना का विवाह बचपन में ही करवा दिया था। अभियुक्त तेज आवाज में बोला, जल्दी बताओ कहाँ है वो? विराट बोला, वो यहीं झील महल के जंगल में है, अलवर और महल की सीमा वाले जंगल में, जहाँ पूरी जगह पानी और रेगिस्तान भरा हुआ है। अभियुक्त के हाथों की मुट्ठी भींच गई। वो फिर से वो पुराने वाले रूप में आने वाला था। वो बिना कुछ बोले ही ऊपर कमरे की ओर जाने लगा, जिसे देखकर सब डर गए। तभी राजवीर बोला, सभी गार्ड अलर्ट हो जाओ, हमें जल्द से जल्द जाना होगा। तभी अभियुक्त नीचे आया। उसने बेल्ट के पीछे एक गन घुसाई थी और दूसरी गन हाथ में लेकर उतर रहा था। ये देखते ही सभी अभियुक्त के पीछे जाने लगे। तभी अभियुक्त झटके से रुका और बिना पीछे मुड़े तेज आवाज में बोला, जिनको सिया से प्रॉब्लम है, हमारे आने के बाद वो लोग महल में दिखने नहीं चाहिए, और जो लोग उनको हमसे अलग करना चाहते हैं वो शायद ये बात भूल गए कि हम उनका ओहदा हैं, हम उनकी पहचान हैं, हम ही उनकी जात हैं, हम ही उनकी दुनिया हैं, पत्नी है वो हमारी और हम ही उनकी पहचान है। ये बोलते ही वो तेज कदमों से बाहर की ओर चला गया। उसके पीछे बाकी सभी भी। अभियुक्त के इस गुस्से से और नए रूप से शक्ति को भी डर लग रहा था। सूर्योदय होने का समय हो गया था और सूरज धीरे धीरे अपनी लालिमा फैला रहा था। रेगिस्तान अभी किसी सोने के मैदान से कम नहीं लग रहा था, लेकिन इधर अभियुक्त को देखकर लग रहा था जैसे यमराज उतर आया हो। धीरे धीरे भोर हो रही थी। जहाँ नया सवेरा जीने की उम्मीद, नया उत्साह लेकर आता है, वहीं ये सवेरा सिया की जिंदगी में अंधेरा लेकर आने वाला था। सिया अभी तक अपने पुराने कपड़ों में ही थी और वो बेजान सी लग रही थी। जूलिया उसके पास बैठी अफसोस कर रही थी। सिया सिसक रही थी और बोल रही थी,
सही कह रही थी रुक्मणी चाची साहब, हम मनहूस है। अगर हम न होते तो ये सब नहीं होता। जूली ना में सिर हिलाते हुए रो दी। सिया अपना सिर पकड़कर बोली, हम क्या करें कान्हा जी, हम नहीं हो सकते किसी और के, हम सिर्फ कुंवर जी के। हमने वचन दिया है उनको कि हम उनके सिवाय किसी और को खुद को छूने नहीं देंगे। हम किसी के नहीं हो सकते, चाहे हमें मरना ही क्यों ना पड़े। आज हम खुद को खत्म कर लेंगे। हाँ, यही सही रहेगा सबके लिए। सिया के बोलने के ढंग से जूली उसको देखने लगी। उस घर के चारों तरफ हजारों की संख्या में आदमी पहरा दे रहे थे। दुष्यंत और माया नीचे हॉल में बैठकर शराब पीकर अपनी जीत का जश्न मना रहे थे। वहां उनके साथ राजस्थान के आसपास के कुछ राजा, नामी जमींदार और राज प्रतिनिधि भी थे। उन सबका मकसद राजस्थान का तख्ता पलट करवाना था। राजवंश खानदान को भनक भी नहीं थी कि उनके विरुद्ध कितने सारे विरोधी जन्म ले चुके थे। कुछ देर के बाद सिया को हल्दी लगाने के लिए लाया गया। सिया बेजान से लग रही थी। उसके ऊपर पीली शिफॉन की साड़ी लिपटी हुई थी। सिया के साथ झूली और चंदा थे। सिया को वहां बने तख्त पर बैठाया गया, जिसके बगल में अभिजीत बैठा हुआ था। सिया को वहां देखकर सभी की आंखों में उसको पाने की चाहत साफ नजर आ रही थी। सिया की नजरें नीची थीं। झूली और चंदा पर्दे के पीछे चले गए थे। शायद कुंवर जी हमें खोजते हुए थक चुके होंगे, वरना उनको आना होता तो कब के आ चुके होते। आज हम अपनी आहुति अग्नि में दे देंगे। सिया अपने मन ही मन सारी बातें सोच रही थी। अभिजीत के पास आकर एक आदमी ने उसके कानों में कुछ कहा, जिसे सुनते ही अभिजीत चौंक कर अपनी जगह से खड़ा हो गया। वो घबराते हुए बोला, नहीं, ये नहीं हो सकता। वो यहाँ नहीं आ सकता। कह दो कि ये झूठ है। क्या अभियुक्त सच में यहाँ आ चुका था? क्या सिया इन दोनों के बीच की जंग में बलिदान हो जाएगी? क्या होगा जब अभियुक्त और अभिजीत एक साथ टकराएंगे? जानने के लिए सुने कहानी का अगला भाग। वो उस आदमी को फिर से कुछ बोला और वो आदमी बाहर चला गया। अभिजीत दुष्यंत को इशारों में सब समझाता है तो दुष्यंत उसको आखिरी दांव खेलने को बोलता है। सिया इन सबसे अनजान अपने कदम हवन की अग्नि की ओर बढ़ाती है। तभी पीछे से आकर कोई उसका हाथ पकड़ लेता है और अपनी ओर खींच लेता है। सिया ने ऊपर देखा तो अभिजीत था, जो उसके हाथों को कसकर पकड़कर अपनी ओर खींच रहा था। सिया के साथ साथ वहां मौजूद सभी हैरान हो गए। अभिजीत सिया को जबरदस्ती खींचकर भगवान की मूर्ति के सामने ले जाने लगा। सिया में बचे कुचे प्राण भी गायब हो चुके थे। वो बस खींचती चली जा रही थी। जूली अभिजीत को सिया को मंदिर की तरफ ले जाते हुए देखती है तो वो सिया की तरफ चंदा को लेकर दौड़ पड़ती है। तभी उसको कुछ शोर सुनाई देता है। सामने की तरफ से बहुत सारे रॉयल ब्लू, ब्लैक, ग्रे और ब्राउन कलर के सूट पहने बहुत सारे आदमी उस तरफ आ रहे थे। वहाँ के दरवाजे एक एक करके टूट रहे थे, मानो जैसे ये जगह बर्बाद होने वाली हो। उधर घर में जितने भी आदमी तैनात थे उन सब के साथ सूट पहने हुए गार्ड्स की मुठभेड़ होने लगी। जूली को समझ आ गया कि ये सब हुकुम शाह के आदमी होंगे। अब तक गन फायरिंग और मारपीट बहुत ज्यादा बढ़ चुकी थी। जूली चंदा को लेकर दूसरी तरफ चली गई। उनके पास खड़े लोग भाग चुके थे। उधर अभिजीत लगातार सिया को खींच कर ले जा रहा था। तभी अचानक सिया को कुछ महसूस हुआ, जैसे कुछ नरम सा दिल को एहसास हुआ हो। उसने मंदिर जाते हुए नीचे की तरफ देखा तो उसकी नजर थम गई। सिया की आंखों में अपने आप ही आंसू बह आए। अभियुक्त पूरी तेजी के साथ अंदर आ रहा था। उसके सामने जो भी आ रहा था सबको वो गाजर मूली की तरह काटता हुआ आगे बढ़ रहा था। वो सचमुच का इस वक्त नरक का देवता लग रहा था। अभियुक्त ने चारों तरफ नजर दौड़ाकर देखा, पर उसको वो नहीं मिल रही थी जिसको वो देखना चाह रहा था। उसके हाथ में पकड़ी हुई गन भी लगातार चल रही थी। वहाँ जितने भी राजवंश के विरोधी जो तख्ता पलट करने के लिए जुटे थे, उनको संभलने का मौका तक नहीं मिला। दूसरी ओर से राजवीर और शक्ति कमान संभाले हुए थे। हर्षिल के गार्ड्स उन सब के बीच मुट्ठी भर भी न थे, पर वो लोग भी तेजी के साथ सफाया कर रहे थे। समर ने जब दुष्यंत को भागते देखा तो उसकी आंखों में अंगारे दहकने लगे और उसने एकदम से अपने कदम उसकी ओर बढ़ा दिए। समर ने झटके से दुष्यंत का हाथ पकड़कर पूरी ताकत से मोड़ दिया कि अगले ही पल एक आवाज के साथ हड्डी टूट गई। दुष्यंत के मुंह से दर्दनाक चीख निकली। वो दर्द से गिर पड़ा और खौफ से समर की ओर देखने लगा। उसके साथी भाग गए थे या मारे जा चुके थे। ऐसा लग रहा था जैसे राजवंश के सारे विरोधियों का खात्मा एक बार में ही हो गया हो। समर ने अपने बाल पीछे किए और जलती आंखों से दुष्यंत को देखने लगा और अगले ही पल समर ने पास रखी तलवार से दुष्यंत का सीना एक बार में ही चीर कर रख दिया।
दुष्यंत मर चुका था, पर उसकी आंख खुली थी, जो बताने के लिए काफी थी कि उसने मौत से पहले कितना दर्द झेला होगा। सिया ने अभियुक्त को जैसे ही देखा, उसके अंदर एकदम से प्राण आ गए और उसने अगले ही पल एक झटके में ही अभिजीत के हाथों को झटक दिया। सिया का हाथ छूट गया और वो चिल्लाई, कुंवर जी, ऊपर देखिए, अब यहाँ है। मगर नीचे बहुत शोर हो रहा था और लगातार रोते रहने की वजह से उसका गला भी पूरी तरह से बैठ चुका था। इससे पहले कि सिया आगे बढ़कर सीढ़ी से उतर पाती कि अभिजीत ने उसको आकर पीछे से पकड़ लिया। सिया के फिर से चिल्लाने से पहले ही उसने कसकर सिया का मुंह बंद कर दिया। उसने कुछ ही पलों में सिया को पूरी तरह से दबोच लिया था।